अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत रमज़ान मुबारक हो और जितनी भी बरकतें हैं इस महीने की वो सारी अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। आज इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ए सेलुलर लाइफ चैप्टर को कंप्लीटली। आपके एमडी कैट 2024 के सिलेबस के मुताबिक ए सेलुलर लाइफ के जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो आपको यहाँ पर शो भी हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहाँ पर वो पैच जो है एमडी कैट सिलेबस का वो भी लगाया है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस सिंगल वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टाइम स्पैम्स भी मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उन टाइम स्टैम्प से आप किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक को, स्पेसिफिक टॉपिक को जाकर वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ये आप नोट्स देख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये नोट्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम अपनी चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगर हम ए सेलुलर लाइफ की बात करें तो ए बोलते हैं विदाउट को और सेलुलर लाइफ मीन बिलो सेल लेवल, यानी इनके अंदर हम ऐसे पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो कि बिलो सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं। इनके अंदर हम तीन तरह के पार्टिकल्स की बात करेंगे। एक वायरियॉन्स की बात करेंगे जिनमें हम वायरसेस पढ़ेंगे, फिर वायराइड्स देखेंगे और तीसरे नंबर पर प्रियॉन्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन अगर हम एमडीकेट सिलेबस की बात करें तो इस एमडीकेट सिलेबस के अंदर आप देख भी सकते हैं इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे वायरसेस के हवाले से हैं। तो सिर्फ हम वायरसेस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जबकि जो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स हैं उनकी जो बेसिक डिस्क्रिप्शन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर टॉपिक सब टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड हैं, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को हम देखेंगे, इस तरह से डिस्कवरी ऑफ वायरसेस देखेंगे, स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वायरसेस के उनको देखेंगे और लास्ट में हम वायरल डिसीज जैसे एड्स वगैरह को भी देखेंगे। तो ये कंप्लीट एक चैप्टर होगा एक सिंगल वीडियो के अंदर। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को डिटेल के अंदर, यानी ये जो पूरी वीडियो है वो आप मेरे साथ कवर करें ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से कवर हो जाए और जितने भी पास्ट ईयर के अंदर क्वेश्चंस होंगे वो सारे भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो ट्रिक्स होंगी, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती होंगी, उनके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा प्रॉपर, जिनसे आप आसानी से उन चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक के इंट्रोडक्शन के अंदर देखें तो वायरस जो क्लास है ऑर्गेनिजम्स की, इनको हम साइकोटिक ग्रुप के अंदर रखते हैं। साइकोटा एक ग्रुप है जिसके अंदर वायरसेस की क्लास को रखा जाता है, वायरसेस के ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज को रखा जाता है। एंड दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है, द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। वायरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम वायरसेस की स्टडी करते हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। इससे प्रीवियस वन शॉट वीडियो के अंदर हमने बायोमॉलिक्यूल्स देखा था, वहां हमने डिटेल के अंदर ये चीजें पढ़ी थी और वहां पर मैंने आपको बताया था जो स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो वो थोड़ी सी मैं आपको चीजें लिंक करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी रिकॉल हो जाए। और यहां पर जो हम वायरसेस की बात कर रहे हैं तो वायरसेस की स्टडी को हम कहते हैं वायरोलॉजी। ये पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम वर्ड वायरस की बात करें तो ये लैटिन वर्ड विनोम से निकला है। अब इस विनोम से क्या मुराद है, इससे मुराद है टॉक्सिन या पॉइजन। यानी जो वायरस वर्ड लैटिन वर्ड से विनोम से निकला है, ये एक ऐसे पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी दूसरे सेल के अंदर जाकर डिसीज को कॉज करते हैं। इसी वजह से हम वायरसेस के बारे में ये कहते हैं कि ये ऐसी इंटेंटिटीज होती हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिसीजेस को कॉज करते हैं। आगे चल के हम डिसीजेस की भी बात करेंगे, पार्टिकुलरली हम एड्स की बात करेंगे क्योंकि आपका वही टॉपिक सिर्फ इंक्लूड किया गया है एमडी कैट के अंदर, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में जो इसकी मैं और प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा तो वहां पर आपको चीजें क्लियर होंगी कि वायरसेस किस तरह से होस्ट सेल को जो है अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो वायरसेस होते हैं ये सेल्स नहीं होते। शुरू के अंदर मैंने आपको बताया कि ये बिलो सेल लेवल आते हैं, इनको हम सेल कंसीडर नहीं करते। उसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट के अंदर, यहां पर मैंने जो चीज लिखी है कि वायरसेस आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। आप जानते हैं कि जो भी सेल होता है, अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सके, लेकिन वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि ना ही सेल लेवल के ऊपर आते हैं और ना ही इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये इंडिपेंडेंटली खुद को क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है स्लाइड के ऊपर वो हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ये कैन नॉट सिंथेसाइज एनर्जी एंड प्रोटीन्स, क्योंकि हमने कहा कि ये सेल ही नहीं होते, इनके अंदर वो करैक्टरिस्टिक्स या वो स्ट्रक्चर्स नहीं होते सेल के, जैसे राइबोसोम की बात करें जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, वो नहीं होती। तो लिहाजा इस वजह से इनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। और जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, इसके अलावा आप बात करें तो इनके अंदर और कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती और कोई ऑर्गेनरी प्रेजेंट नहीं होती जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन करे। तो इस लिहाज से हम
ये कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ना ही ये एनर्जी की सिंथेसिस करते हैं और ना ही ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो होंगी। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो तीन मैंने आपको क्लासेस बताई, तीन पार्टिकल्स के बारे में बताया जो कि हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं, जो ए सेलुलर लाइफ के अंदर आते हैं, उनमें हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, उनके जो जर्नल डिस्क्रिप्शन है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। और इनमें से काफ़ी दफ़ा जो है वो देखा गया है कि एमडी कैट के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर आया है, वो आपके साथ में क्लियर करूँगा। अगर हम वायरॉन्स की बात करें तो वायरॉन के बारे में हम ये कहते हैं कि दीज आर द कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस। जो कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वायरस की, जो कि सेल से सिक्रीट होती है, सेल से रिलीज होती है, एंड देन फिर वो जाकर होस्ट सेल के ऊपर, जिस सेल के साथ अटैच होती है, जिस सेल के अंदर जाती है, उसके ऊपर डिसीज कॉज करती है। ऐसे टाइप ऑफ इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? वायरियन कहते हैं। और इसके अंदर हम कंप्लीटली जो है वो वायरसेस की डिस्कशन करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें वायरॉइड्स की, अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स के बारे में यह कहा जाता है कि दीज आर द इन्फेक्शियस आरएनए जिनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड या कैप्सिड नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये 2-3 दफा देखा गया है कि एमडी कैट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। सो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, इनके ऊपर कोई भी कोटिंग, कोई भी प्रोटीन कवरिंग या कैप्सिड वगैरह नहीं प्रेजेंट होते। अब कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कोड क्या होता है, वो जब मैं आपको जर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा इन ऑर्गेनिजम्स का, वायरसेस का, तो वो आपको क्लियर होगा ये क्या चीजें हैं। ठीक है, यहां तक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स को प्रियॉन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होती हैं और इनके हवाले से हम यही कहते हैं कि दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसमिटेबल डिसीजेस को कॉज करती हैं, जैसे फैटल न्यूरोजेनरेटिव जो डिसीजेस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो है वो मुंतकिल होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं थ्रू फ्लाइज, उनको जो ट्रांसमिट करने का काम करता है वो प्रियॉन की कैटेगरी या पार्टिकल्स करते हैं। सो ये जो चीज़ें कुछ थोड़ी मैंने आपको बताई हैं ये आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके जहन के अंदर क्लियर होंगी तो डेफिनेटली अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में। आया हम वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रखते हैं या नॉन लिविंग के अंदर? तो वायरसेस के हवाले से आप बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वायरसेस के बारे में हम ये कहते हैं कि दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विच लाई ऑन दी बॉर्डर लाइन, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनको हम बॉर्डर लाइन कंसिडर करते हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लिविंग इनको बनाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इनको नॉन लिविंग बनाते हैं। अब ये लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं वायरसेस की और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं, उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस की बात करें तो इनके अंदर आप देखोगे, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, इनकी आगे फर्दर जाके चीजें भी बताऊंगा, उसके अंदर आप देखोगे कि हर वायरस के अंदर अपना जीनोमिक मटेरियल होगा, डीएनए या आरएनए, और ये एक प्रॉपर्टी किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है जो कि इनको लिविंग बनाती है। इसके अलावा बात करें तो इनके पास एबिलिटी होती है कि ये खुद को मल्टीप्लाई कर सकें, लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये इंडिपेंडेंटली खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाते, बल्कि ये होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए होस्ट सेल के अंदर जाकर खुद को रेप्लिकेट करते हैं। देन उसके बाद बात करें तो इनके अंदर म्यूटेशन भी हो सकती है, ये म्यूटेट भी हो सकते हैं। और लास्ट के अंदर यहां पर एक मैंने पॉइंट लिखा है कि दीज आर दी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब इंट्रासेलुलर पैरासाइट से मुराद ये है, पैरासाइट ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी और के यानी मशीनरी को यूज करते हैं, किसी और से फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं। तो इनको हम इंट्रासेलुलर पैरासाइट इस वजह से कहते हैं कि दूसरे सेल्स के अंदर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर इंटर कर जाते हैं और वहां पर पैरासाइटिक लाइफ जो है उसको अपने कैरी ऑन करते हैं। और लास्ट पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वायरसेस होती है इनकी नंबर ऑफ वैरायटी स्ट्रेन्स पाए जाते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इनको हम लिविंग कैटेगरी के अंदर भी रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिविंग के हवाले से, लिविंग प्रॉपर्टीज के हवाले से डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस की, कि हम इनको नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। अब देखिए इनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई भी राइबोसोम, कोई भी ऑर्गेनरी नहीं होती, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस वजह से इनका हम क्या कहते हैं, इनको नॉन लिविंग कहते हैं। इनको हम कहते हैं ये बिलो सेलुलर लेवल आते हैं, ये सेल्स नहीं होते। उसके बाद इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इनको हम स्टोर कर सकते हैं एज जस्ट एज हम जैसे केमिकल्स को स्टोर करते हैं बॉटल्स के अंदर, इसी तरह से हम वायरसेस को भी स्टोर कर सकते हैं। और इनके अंदर ये कोई भी प्रोसेस नहीं होता, ना इनके अंदर रिस्पायरेशन
होती है, ना इनके अंदर एक्सक्रीशन होती है, ना इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से इनको हम नॉन लिविंग सेल्स कंसिडर करते हैं। ये यानी आपको इस तरह से समझ लें कि जब ये होस्ट सेल्स से बाहर होंगे तो इनको हम डेड कंसिडर करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कंसिडर करते हैं। यानी उस वक्त ये कोई भी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। उस वक्त भी ये पैरासिटिक तो होते हैं, ये डिसीजेस तो कॉज कर सकते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या कोई रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो ये चीज आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के हवाले से। अब हिस्ट्री एंड डिस्कवरी के हवाले से कुछ चीज़ें आपने, कुछ साइंटिस्ट के नाम जहन में रखने हैं और इनका जो काम है वो आपने जहन में रखना है। आप फेडरल के हों स्टूडेंट या फिर केपीके के स्टूडेंट हो, तो ये दोनों के अंदर ही हिस्ट्री के हवाले से डिटेल के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ से आप एक दफ़ा रीड भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको मैंशन भी कर देता हूँ। अगर हम बात करें तो 1884 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट था चार्ल्स चैम्बरलैंड, इसने एक इंफेक्शियस पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था जिसको फर्दर आगे चल के नाम वायरसेस का दिया गया। और चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया था कि इसने लुइस पास्चर के साथ मिलकर जो रेबीज वायरस है, रेबीज जो डिसीज है, उसको जो चीज़ें इंफेक्शियस चीज़ें यानी अफेक्ट करती हैं, रेबीज डिसीज कॉज करती हैं, उनके ऊपर काम किया था। और उन्होंने जो है फिल्टर पेपर यूज़ किया था जिसका नाम था पोर्सलीन। ये पोर्सलीन नाम जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एक दफ़ा इसके हवाले से भी एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा फिल्टर पेपर यूज़ किया गया था फॉर दी डिस्कवरी और फॉर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो पोर्सलीन पेपर था जिसको यूज़ किया गया था। और अगर इसकी यहाँ पर मैं जो पोर्स होते हैं इनके साइज़ की बात करूँ तो ये 0.1 to 1 माइक्रोन तक होते हैं, या फिर हम ये कहते हैं ये 100 to 1000 नैनोमीटर तक जो है इनके पोर्स होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं। अब चैम्बरलैंड ने क्या किया कि इसने जो रेबीज डिसीज कॉज हो रही थी उन पार्टिकल्स को, उस वक्त ये समझा जाता था कि जितनी भी डिसीजेस कॉज हो रही हैं वो तमाम की तमाम बैक्टीरियल डिसीजेज है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस जूस को, उस एक्सट्रैक्ट को जिसके ऊपर रेबीज डिसीज कॉज हुई थी, उसको पोर्सलीन फिल्टर पेपर से गुजारा। और वहाँ पर ये यानी उनके जहन के अंदर था कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो पोर्सलीन फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और जो एक्सट्रैक्ट होगा वो नीचे मूव कर जाएगा। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जब वो एक्सट्रैक्ट उन्होंने गुजारा पोर्सलीन पेपर से तो वो अगेन जो है वो डिसीज अफेक्टेड था, उसके अंदर रेबीज डिसीज को उन्होंने जो है आइडेंटिफाई की थी। तो इससे ये समझा गया वहां पर कि कुछ और इंफेक्शियस पार्टिकल्स भी हैं जो कि बैक्टीरिया के अलावा भी प्रेजेंट हैं, जो कि बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज रखते हैं, जिनको आगे चलकर नाम वायरसेस का दिया गया। तो आई होप कि ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो रही होगी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया 1892 के अंदर, इवानोस्काई। इवानोस्काई ने क्या किया कि जो डिसीज टोबैको मोज़ेक डिसीज थी जो कि टोबैको प्लांट के ऊपर होती है, जिसके अंदर क्या होता है एक्चुअली कि जो टोबैको प्लांट होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो मोज़ेक लाइक हो जाती है, मोल्टेड हो जाती है अपीयरेंस उसकी, जिसको हम मोज़ेक लाइक अपीयरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से इस डिसीज को भी नाम टोबैको मोज़ेक डिसीज का कहा गया। और इसके वायरस को आगे चल के नाम फिर टोबैको मोज़ेक वायरस कहा गया। वो हम डिटेल के अंदर उसके स्ट्रक्चर और उसके शेप के हवाले से बातें करेंगे। लेकिन इवानोस्काई के बारे में आपने ये ध्यान में रखना है कि इसने टोबैको जो प्लांट था जो कि डिसीज अफेक्टेड था उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया और उसको पोर्सलीन फिल्टर से गुजारा। और उसने देखा कि ये जो है अगेन जब उसने फिल्टर से गुजारने के बाद उसको किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर जब अप्लाई किया तो उसने देखा वो हेल्दी प्लांट के ऊपर अगेन डिसीज कॉज कर रहा था। इस वजह से इसने यहां पर इसको नाम क्या दिया, फिल्टरेबल जो वायरसेस हैं उनका नाम भी दिया गया इन पार्टिकल्स को आगे चल के। ये चीज भी आप पढ़ सकते हैं, बुक के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, सिर्फ मैं आपको चीजें रिकॉल करवा रहा हूं। देन उसके बाद बात करें तो 1898 के अंदर फुट एंड माउथ डिसीज जो है वो कैटल्स के अंदर जो है वो डिस्कवर की गई, और वो भी ये वायरसेस पार्टिकल्स की ही वजह से, इन्फेक्शियस पार्टिकल की वजह से ही होती थी। और लास्ट के अंदर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसका अभी नाम मैं आपको बताने लगा हूं, ये नाम कम से कम और सारों में से ये नाम आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसके हवाले से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। 1935 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था WM स्टैनले। इसने पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करके जो टोबैको प्लांट के ऊपर जो वायरसेस थे, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स थे, उनको आइसोलेट किया था। और देन उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए उनकी शेप को देखा था और उसने ये देखा था कि ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं इनकी रॉड शेप होती है। और
इसने यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इन पार्टिकल्स को, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को देखा था, तो उनकी जो अपीयरेंस थी वो सिल्वरी क्रिस्टल लाइक थी। इस वजह से इनको नाम सिल्वरी क्रिस्टल्स भी उस वक्त कहा गया था। और देन फिर आगे चलकर इसको नाम वायरसेस का ही दे दिया गया, क्योंकि ये जो वायरसेस थे ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स थे और ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ डिसीजेस कॉज करते थे। इस वजह से इनको नाम वायरसेस का दे दिया गया। तो हिस्ट्री और डिस्कवरी के हवाले से ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आप केपीके बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप केपीके की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है वायरसेस की। और अगर आप फेडरल बुक के स्टूडेंट हैं, अगर आप फेडरल बुक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी इससे डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी गई है। तो मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर कैटर करूँगा, दोनों तरह की जो बुक हैं उनकी जो अंदर क्लासिफिकेशन की गई है वो आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और दोनों तरह से आप अपने जो माइंड्स हैं उनके अंदर क्लियर रहें और क्वेश्चन अगर आए तो वो आप अटेम्प्ट कर पाएं। तो सबसे पहले अगर हम केपीके बुक की बात करें, तो केपीके बुक के अंदर वायरसेस को दो बेसिस पर जो है वो क्लासिफाई किया गया है। एक मॉर्फोलॉजी मीन स्ट्रक्चर की बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, और दूसरा होस्ट सेल जिसको ये अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर जाते हैं या इंटर करते हैं, उस होस्ट सेल की बिना पर इनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर वो है वो इनको डिवाइड किया गया है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी की बेस पर, स्ट्रक्चर की बेस पर जो है इन वायरसेस को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं स्पेरिकल वायरसेस, एक को हम बोलते हैं टैडपोल वायरस, और तीसरे को हम बोलते हैं तीसरी तरह की क्लास को हम बोलते हैं रॉड शेप वायरसेस। अगर हम स्फेरिकल शेप वायरसेस की बात करें तो आप लोग जानते हो कि जो स्फेरिकल शेप वायरस है, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, वो स्फेरिकल शेप होगी। ये बात आपको यहां पर क्लियर हुई। और इसकी एग्जांपल के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो स्फेरिकल वायरस की क्लास के अंदर आता है। उसके अलावा हम बात करें टैडपोल वायरस की, तो टैडपोल वायरस के अंदर जो उनकी शेप होती है वो टैडपोल लाइक होती है। ये हम आगे चल के डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो एग्जांपल के अंदर आते हैं वो बैक्टीरियोफेज आते हैं। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, जो कि बैक्टीरिया को ऑर्गेनिज्म यानी वायरसेस जो इफेक्ट करते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उनकी जो शेप होती है वो जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं टैडपोल शेप वायरसेस। और तीसरी क्लास है हमारे पास रॉड शेप वायरसेस। रॉड शेप वायरसेस के अंदर मैंने अभी आपको बताया टोबैको मोज़ेक वायरस आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने क्लियर रखना है। तो केपीके बुक के अंदर इस तरह से मॉर्फोलॉजी की बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें तो होस्ट की सेल पर कैसे इनको डिवाइड किया गया है, इनको एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियोफेज के अंदर डिवाइड किया गया है। एनिमल वायरसेस नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम एनिमल वायरसेस कहते हैं। और ऐसे वायरसेस, ऐसे पार्टिकल्स जो कि प्लांट ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट सेल्स को अफेक्ट करते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ डिसीजेस को कॉज करते हैं, उनको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। और तीसरे नंबर पर बैक्टीरियोफेज की हम बात करेंगे। बैक्टीरियोफेज यहां पर नाम अगर आप देख लें तो बैक्टीरियो से बनता है बैक्टीरिया, और फेज मीन वायरस, इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को यानी हार्म करते हैं, ऐसे वायरसेस को हम, ऐसे पार्टिकल्स को हम बैक्टीरियोफेज क्लास के अंदर रखते हैं। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाकर देखते हैं फेडरल बुक के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन की गई है वायरसेस की, उसकी बात करते हैं। यहां पर भी अगेन तीन तरह से इनकी क्लासिफिकेशन की गई है वायरसेस। एक ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, और तीसरा मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर। उसकी बेस पर भी इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में फर्दर दो क्लासेस आती हैं। यहां पर मैंने आपको बताई कि एक ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिटन को हम डिवाइड करते हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोमिक मटेरियल हम इनको डिवाइड करते हैं फर्दर क्लासेस के अंदर। और होस्ट सेल के अंदर, जैसे कि मैं आपको पहले प्रीवियस भी बता के आ चुका हूं कि होस्ट सेल की बिना पर वायरसेस को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। यही मेंशन आपकी फेडरल बुक के अंदर भी किया हुआ है। अब इन सारों की हम डिटेल देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पर जाकर। सबसे पहले बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजी की बेस के अंदर हम पहले देख लेते हैं होस्ट सेल की बिना पर। होस्ट सेल की बिना पर मैंने आपको बताया कि इनको तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। अब उनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस।
मैंने अगेन आपको बताया कि ऐसे वायरसेस जो अटैक करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को, उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर को हम डिटेल के अंदर देखेंगे। ये बात आपके ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि इनकी जो शेप होती है वो टैडपोल शेप होती है, ठीक है। और अगर इन वायरसेस की बात करें तो ये डीएनए वायरस होते हैं, मींस इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। देन इनके अंदर पॉलीहेड्रल हेड होता है और टेल होती है। ये भी हम आगे चलकर इनके स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर जो क्लास आती है वो प्लांट वायरसेस की आती है। अगर हम प्लांट वायरसेस की बात करें तो प्लांट वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि प्लांट को अटैक करते हैं, प्लांट को हार्म करते हैं। और अबाउट, या हम कहें तो मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ डिसीजेस जो हैं वो प्लांट के अंदर जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि वायरसेस की वजह से ही कॉज बनती हैं, वायरसेस की वजह से ही होती हैं। अब इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है। और ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है इसकी जीनोमिक मटेरियल के अगर हवाले से हम बात करें तो ये आरएनए जीनोमिक मटेरियल से मिलकर बनता है। इसके अंदर मींस जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। और ये भी एक दफ़ा जो है वो आपके अंदर आपके एमडी कैट ईटा के अंदर ये बात पूछी जा चुकी है। सो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ जो रॉड शेप कैप्सिड्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो ड्वार्फ उनके अंदर एग्जांपल में आते हैं पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस, जो कि प्लांट को अगेन प्लांट्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं और उनको येलो कर देते हैं। पोटैटो प्लांट्स को उनकी जो अपीयरेंस होती है उसको येलो कर देते हैं, उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि उनको डीनेचर कर देते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। सो ये रॉड शेप वायरसेस कुछ इसमें आते हैं, रॉड शेप कैप्सिड्स वगैरह। तो ये चीज़ें आपके ज़हन के अंदर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम देखें एनिमल वायरसेस की। एनिमल वायरसेस के बारे में हम ये कहते हैं कि दीज आर दी पैरासाइट ऑफ एनिमल्स। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि एनिमल के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उनको हार्म करते हैं। इनके अंदर जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ मैंने एमसीक्यूज लिखा है, क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर ही आता है। सबसे पहले बात करें हम ऐसे वायरसेस जो कि कैंसर कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर एग्जांपल आती है राउस सार्कोमा वायरस। यहां पर क्या एग्जांपल आती है इनके अंदर? राउस सार्कोमा वायरस। राउस सार्कोमा वायरस आपको नाम क्लियर होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ये ऐसा वायरस होता है जो क्या कॉज करता है एनिमल्स के अंदर कैंसर कॉज करता है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है वर्ड डिसीज जो है वो कौन कॉज करता है, यहां पर मैं क्लियर भी कर देता हूं ताकि मैं गलत ना लिख दूं। यहां पर तो जो वर्ड डिसीज होती है वो पेपो वायरस कॉज करता है। तो यहां पर मैं साथ साथ लिखता हूं पेपो वायरस जो होता है वो क्या कॉज करता है, वर्ड्स डिसीज को कॉज करता है। साथ जो इनकी डायग्राम्स होंगी इन डिसीज़ की वो अगर मुझे मिली तो वो मैं आपको शो कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा आपके माइंड के अंदर क्लियर हो कि ये डिसीज़ किस तरह से अपीयरेंस रखती हैं, यानी कैसी लगती हैं एनिमल के अंदर जब ये कॉज हो जाता है, वायरस ये डिसीज़ कॉज कर लेता है। तो वो चीज़ मैं आपको साथ साथ शो करूँगा अगर मुझे वो अच्छी डायग्राम, क्लियर डायग्राम मिल गई तो। देन उसके बाद पॉक्सी वायरस की बात करें तो पॉक्सी वायरस जो होता है ये स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है। स्मॉल पॉक्स जो है ये कौन कॉज करता है, ये पॉक्सी वायरस कॉज करता है। इसके अलावा जो काउ पॉक्स होता है, जो काउ के अंदर चिकन पॉक्स होते हैं उसको हम काउ पॉक्स कहते हैं, वो भी पॉक्सी वायरस ही कॉज करता है। उसके अलावा हम बात करें पोलियो वायरस की, यानी पोलियो कौन कॉज करता है, तो इसके अंदर जो वायरस की एग्जांपल आती है वो यहां पर मैं लफ्ज देख लेता हूं, पिकॉर्नो वायरस आता है जो कि क्या कॉज करता है, यहां पर मैं लिख देता हूं पिकॉर्नो वायरस ऐसा वायरस है जो कि पोलियो कॉज करता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। और इस तरह से जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए भी कौन कॉज करता है, ये पिकॉर्नो वायरस कॉज करता है। ये नाम आपको अच्छे तरीके से ध्यान के अंदर होने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन आए तो आप वो अटेम्प्ट कर पाओ। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो पैरामिक्सो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस दो तरह की डिसीजेस को कॉज करता है। एक को हम बोलते हैं मीजल्स और दूसरी हमारे पास होती है मम्स। मीजल्स और जो मम डिसीजेस हैं ये कौन कॉज करता है, ये पैरामिक्सो वायरस कॉज करते हैं। एनिमल वायरसेस के अंदर ये कम से कम आपको एग्जांपल्स और इनको कौन से वायरसेस कॉज करते हैं ये आपके ज़हन के अंदर अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड हम इन वायरसेस को कितनी कैटेगरीज के अंदर, कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेप आपके साथ मेंशन किया है, क्लियर यहाँ पर डायग्राम भी ऐड की है, इससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड यानी कैप्सिड की कवरिंग की शेप की बेस पर हम वायरसेस को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली को हम बोलते हैं हेलिकल,
दूसरे को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल, तीसरी को हम बोलते हैं स्फेरिकल और चौथी को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स शेप या टैडपोल शेप वायरसेस। अगर हम हेलिकल वायरसेस की क्लास की बात करें तो आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि इनकी जो शेप होती है वो हेलिकल लाइक होती है, हालो होती है अंदर से, इनकी शेप हालो रॉड शेप होती है, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हेलिकल फॉर्म के अंदर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन वायरसेस के अंदर जो मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। और इसी की एग्जांपल के अंदर कौन सी एग्जांपल आती है? टोबैको मोज़ेक वायरस आती है। सो ये चीज़ आपने पहले क्लियर रखनी है, इनकी एग्जांपल और इनकी शेप के हवाले से चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरे नंबर पर जो क्लास आती है उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल। अब इनकी शेप आप देख सकते हो कि इन वायरसेस की जो शेप होती है वो पॉलीहेड्रल होती है। आप देख सकते हो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जो आती हैं इनकी साइड्स होती हैं, ये आप देख सकते हो पॉलीहेड्रल शेप है। और इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर मोस्टली क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और ये जिन यूनिट से मिलकर बनता है उसको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। अब कैप्सोमेयर जो प्रोटीन्स हैं इनकी हम डिटेल के अंदर आगे चलकर बात करेंगे। और इनके ऊपर स्पाइक्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ, जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि रिसेप्टर साइट्स ऑफ द होस्ट सेल के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। इनकी एग्जांपल के अंदर आते हैं एडिनो वायरस, ये आपने नाम ज़ाहिर में रखना है। उसके बाद स्फेरिकल वायरसेस की बात करें तो उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल लाइक होती है। इनके ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं और इनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर मोस्टली जो है वो आरएनए प्रेजेंट होता है। और इनकी एग्जांपल के अंदर आता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी नाम आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए। और लास्ट में अगर हम चौथी क्लास की बात करें तो वो कम्प्लेक्स शेप रखने वाले, कैप्सेट रखने वाली क्लास आती है, जिसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स वायरसेस भी कहते हैं या टैडपोल शेप वायरसेस भी कहते हैं। इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, मोस्टली डीएनए होता है। इनके अंदर इस तरह से टेल होती है, पॉलीहेड्रल हेड होता है, टेल फाइबर्स होते हैं जो कि अटैचमेंट पर काम आते हैं। और इनकी एग्जांपल के अंदर बैक्टीरियोफेज आते हैं, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सेट आपको ये 4 क्लासेस अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। इनमें से क्वेश्चन आए तो वो देन आप क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। ये चीज़ें ज़्यादातर जो हैं वो आसान है, सिर्फ इनको रिकॉल करने वाली, याद रखने वाली, मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। तो ये आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस चीज़ें साथ साथ मेरे साथ रिवाइज करते जाना है और कोशिश करें यहीं पर आपको चीज़ें सारी याद भी हो जाएं। देन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी इनको हम 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक रॉड शेप वायरसेस, दूसरे टैडपोल शेप वायरसेस और तीसरे क्लास आती है इनकी स्फेरिकल शेप वायरसेस। इन तीनों की मैं आपको पहले केपीके बुक के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन थी वो आपको मैं बता के आ चुका हूँ कि रॉड शेप वायरसेस के अंदर जो एग्जांपल आती है वो कौन सी आती है? वो टोबैको मोज़ेक वायरस की आती है। इस तरह से टैडपोल शेप वायरसेस जो है इनके अंदर बैक्टीरियोफेज क्लास आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्फेरिकल शेप वायरसेस होते हैं इनके अंदर जो एग्जांपल आती है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की आती है, जो कि इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, फ्लू वगैरह कॉज करते हैं, उनकी एग्जांपल्स आती हैं। और ये जो है इनकी शेप की बेस पर किया गया है। जो रॉड शेप वायरसेस होते हैं इनकी रॉड की तरह की अपीयरेंस होती है, जो टैडपोल शेप होते हैं उनकी टैडपोल की तरह की होती है, और जो स्फेरिकल होते हैं उनकी शेप स्फेरिकल होती है। ये चीज़ें आसान है, आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम जो है वो हम वायरसेस को कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, वो क्लासेस जहां पर आपके साथ में अभी डिस्कस करता हूं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली क्लास की तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, यानी जेनेटिक मटेरियल की बेस पर इनको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ जेनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उनको हम इन क्लास के अंदर आते हैं। और इनकी एग्जांपल के अंदर आते हैं पॉक्सी वायरस, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इनके अंदर पॉक्सी वायरस आते हैं। पॉक्सी वायरस कौन से, मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ कि ये स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स वायरस जो है वो इनके अंदर, इनकी क्लास के अंदर आते हैं, जो कि जो चिकन डिसीज़ है, चिकन पॉक्स डिसीज़ है, वो कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर। देन उसके बाद बात करें जो दूसरी कैटेगरी आती है, दूसरी क्लास आती है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जिन वायरसेस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है उसकी एग्जांपल के अंदर आते हैं पैरोवायरस। इस पैरोवायरस के बारे से आपने ये ध्यान में रखना है कि ये माइल्ड रैशेस कॉज करते हैं स्किन के ऊपर, एनिमल की स्किन के ऊपर, तो ये उसकी एग्जांपल के अंदर आते हैं। देन उसके बाद तीसरी क्लास की बात करें तो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर जीनोमिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड
आरएनए प्रेजेंट हो, उसके एग्जांपल के अंदर आते हैं रियो वायरस जो कि डायरिया कॉज करते हैं। सो डायरिया जितने भी वायरसेस कॉज करते हैं वो रियो वायरस की क्लास के अंदर आते हैं और इनके अंदर जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। सो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो चौथी क्लास आती है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की आती है, जिनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके एग्जांपल के अंदर आते हैं टोगा वायरस। टोगा वायरस क्लास के अंदर रुबेला वायरस आता है जो कि रुबेला डिसीज कॉज करता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और पांचवी क्लास हम बात करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिनके अंदर प्रेजेंट हो वायरसेस के अंदर, और वो टेम्पलेट हो किसके लिए, यानी वो किसकी फॉर्मेशन करें, वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करें। ऐसे वायरसेस के अंदर जो एग्जांपल आती है वो आर्थोमिक्सो वायरस की क्लास की आती है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात करते हैं जो कि स्फेरिकल शेप रखते हैं। ये आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो लास्ट क्लास है वो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की, जो कि क्या करता है, जो कि डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है एंड देन वो एंजाइम्स को यूज़ करके रेप्लिकेशन के टाइम पर अपने लाइफ साइकिल के अंदर क्या करें कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। तो ऐसे वायरसेस को हम इस क्लास के अंदर जो है वो रखते हैं। इसके एग्जांपल के अंदर आते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के एग्जांपल के अंदर आप पढ़ते हैं HIV वायरस, जो कि क्या कॉज करता है हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एड्स जो डिसीज़ है वो कॉज करता है। सो ये चीज़ें सारी जीनोमिक यानी स्ट्रक्चर या मटेरियल की बेस पर जो हम इनको डिवाइड करते हैं 6 क्लासेस के अंदर वायरसेस को, वो सारी की सारी मैंने आपको डिस्कस की हैं और ये आपकी फेडरल बुक के अंदर चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। अब इसमें से जितनी भी इन क्लासेस की एग्जांपल्स हैं वो आपके जहन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि MD-CAT एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके अंदर आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। तो आप हर चीज़, हर बेसिस आपके कवर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक एक जो मार्क्स है वो MD-CAT के अंदर जो आपका रैंक है, जो आपका कॉलेज है, यानी कोई भी मेडिकल कॉलेज, वो आपका डिसाइड करता है एक एक मार्क्स। तो हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। और इसीलिए मैं साथ में फेडरल और पंजाब बुक की चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप KPK के स्टूडेंट हैं या आप अगर फेडरल के स्टूडेंट हैं तो दूसरी बोर्ड के भी चीज़ें आपके साथ क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको दूसरी बुक्स ना पढ़नी पड़े और इसी सिंगल वीडियो से जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएं। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा मेरा रिकॉर्डिंग रुक गई थी, उसको दोबारा से मैंने स्टार्ट किया था, अभी पॉज लिया है। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, आगे चल गए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के हवाले से। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे इन्फेक्शियस फॉर्म वायरस की, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम वेरियन का नाम देते हैं। अब अगर हम वायरसेस या वेरियन के स्ट्रक्चर की बात करें, जनरल स्ट्रक्चर जो फेडरल बुक के अंदर गिवन है और KPK बुक के अंदर भी कुछ चीज़ें उसकी मेंशन है और पंजाब बुक के अंदर भी हैं, उनको थोड़ा सा आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम वायरसेस के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक कोर रीजन आता है और दूसरा उसका कोट आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोर रीजन की, तो कोर रीजन के अंदर इसका जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वो DNA भी हो सकता है, वो RNA भी हो सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट मेरे ज़हन के अंदर आया है, वो मैं पिछली स्लाइड्स के ऊपर जाकर आपको क्लियर करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो भी एक दफ़ा MD-CAT के अंदर आ चुका है, क्योंकि चीज़ें जो है वो मेरे जहन से निकल गई थी, वो मुझे अभी दोबारा से याद आया तो वो आपको बता देता हूँ। तो एनिमल वायरसेस के हवाले से आपने ये बात ध्यान में रखनी है। ये आपकी बुक के अंदर एक लाइन मेंशन की गई है और यही सेम लाइन MD-CAT 2022 के अंदर भी आई थी, और वो ये थी कि जो मोस्ट वायरसेस होते हैं एनिमल वायरसेस, वो किस नेचर के होते हैं, मीन्स उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, DNA होता है या RNA होता है। सो ये MCQs जो है वो आपके आ चुका है MD-CAT के अंदर। ये चीज़ आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बतानी है, देन वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि मोस्ट जो एनिमल वायरसेस हैं वो किस नेचर के होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। सो एक पॉइंट मेरे जहन के अंदर आया था, वो सोचा मैंने कि आपके साथ क्लियर कर दूँ। सो हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कोर जो होती है, कोर के अंदर किसी भी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आता है, वो DNA भी हो सकता है और वो RNA भी हो सकता है। और DNA RNA के अंदर भी फर्दर हम कहते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA भी हो सकता है और वो डबल स्टैंडर्ड DNA या RNA भी हो सकता है। इसी की बेस पर, जीनोमिक मटेरियल की बेस पर हमने 6 क्लासेस भी प्रीवियसली पढ़ी हैं, अभी आपको मैंने बताई हैं, वो सारी आप देख सकते हैं। देन दूसरी जो चीज़ आती है कोर के अंदर, वो वेरियस जो एंजाइम्स हैं वो आते हैं
जो कि इनके लाइफ साइकिल के अंदर इनको हेल्प आउट करते हैं। वो तमाम वायरसेस क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, सॉरी वो एंजाइम्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो सारे हम डिटेल में वन बाय वन जो है आगे चलकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं कोड के हवाले से। अगर हम कोड की बात करें तो ऑन दी कोड के अंदर दो चीज़ें आती हैं वायरसेस के, एक आता है कैप्सिड प्रोटीन्स और दूसरे आते हैं इनके एनवेलप आते हैं। क्योंकि मेरा रोज़ा भी है तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है इतनी देर यानी एक कॉन्टीन्यूस वीडियो रिकॉर्ड करना, वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर यानी रिकॉर्ड करना। सो थोड़ी सी आपके साथ आपसे माज़रत भी मैं चाहूँगा जहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ या थोड़ा सा बोलने में मुझे मुश्किल होती है। सो क्योंकि रोज़ा है तो रोज़े में थोड़ा सा आप जानते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाना इस तरह से। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो अगर हम कोड की बात करें तो कोड के अंदर कैप्सिड प्रोटीन्स आती है। मैं आपको पहले क्लियर करके आया, तो कैप्सिड की बेस पर हम इसको जो वायरसेस उनको 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें मैंने बात की स्फेरिकल वायरसेस की, जिसमें मैंने बात की हेलिकल वायरसेस की, जिसमें मैंने बात की पॉलीहेड्रल वायरसेस की, और जिसमें मैंने बात की टैडपोल या कम्प्लेक्स वायरसेस की। अब ये जो कैप्सिड की बेस पर इनको हम डिवाइड करते हैं, ये जो कैप्सिड ये कवरिंग होती है ये किससे मिलकर बनती है, ये प्रोटीन से मिलकर बनती है, उसको हम कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। और उसके अंदर हम इसको नाम स्पेसिफिक नाम देते हैं कैप्सोमियर का। अब ये कैप्सोमियर्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कैप्सिड के, उस कवरिंग के, और ये हर वायरस के अंदर अपना अपना इनका एक नंबर होता है, वो भी सारे आगे चलकर मैं आपको क्लियर करूंगा। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी होती है लिपोप्रोटीन की, जिसको हम क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। ये लिपोप्रोटीन की इनके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। सो ये चीज़ भी मैं आपके साथ क्लियर करूंगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है ये तमाम वायरसेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। अब जो मैंने आपके साथ एंजाइम्स की यहाँ पर बात की थी कि इनके कोर के अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम्स के ऊपर अब हम आ चुके हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो तमाम ऐसे वायरसेस जिनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोमिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट होता है, उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज होता है ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। अब इस वर्ड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से क्या मुराद है कि ये ऐसा एंजाइम होता है जो कि आरएनए यानी वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए कंटेन करने वाले वायरस के अंदर, और ये आरएनए से जो है वो आरएनए ही बनाता है, मीन उसी की पॉलीमराइजेशन करता है। अब इसके अंदर इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हवाले से। देन उसके बाद दूसरी तरह के वायरसेस की बात करें जिनमें हम बात करते हैं रेट्रोवायरस की, या हेपेटाइटिस बी जो कॉज करने वाले वायरसेस होते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। और इसके हवाले से आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, ये कन्वर्ट करते हैं किसको, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के। इस वजह से इन एंजाइम्स को हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, क्योंकि ये आरएनए पर डिपेंड करते हैं, आरएनए होस्ट पर डिपेंड करते हैं, और देन उससे ये क्या बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे एंजाइम्स को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट चीज़ हम कैप्सिड की डिटेल के अंदर देखते हैं। जो कैप्सिड की मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी उसी को हम फर्दर आगे लेके चलते हैं, जो बुक के अंदर चीज़ें मेंशन है वो सारी क्लियर करते हैं। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड बात करें तो इनको जो कैप्सिड होते हैं ये रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं, सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर बोलते हैं। ये कैप्सोमेयर्स जो होते हैं ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, और ये हर वायरस के ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना एक नंबर रखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर मेंशन है, उनको यहाँ पर मैंने लिखा है। जैसे हर्पीस वायरस की बात करें तो इनके अंदर 162 जो है वो कैप्सोमेयर के सब यूनिट्स होते हैं। इस तरह से एडिनो वायरस की बात करें तो इसके अंदर 252 कैप्सोमेयर्स के सब यूनिट्स होते हैं, और पोलियो वायरस की बात करें तो इसके अंदर 32 कैप्सोमेयर के जो हैं वो सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके ज़हन के अंदर क्लियर होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देन हम बात करें तो कैप्सिड की अंदर जो है कुछ वायरसेस की सिमेट्री आती है।
सो सिमेट्री की बेस पर हम वायरसेस को दो क्लासेस के अंदर, दो तरह की सिमेट्री जो है वो वायरसेस की स्टडी करते हैं। एक को हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रल और दूसरी को हम बोलते हैं हेलिकल। अब वो कैप्सिड, वो वायरसेस जिनके अंदर आइकोसाहेड्रल सिमेट्री कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होती है, उनकी जो शेप होती है वो पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल शेप होती है कैप्सिड की। और ऐसे वायरसेस जिनके अंदर सिमेट्री हेलिकल हो, उनकी शेप रॉड शेप होती है। और ये रॉड शेप मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि रिकॉल कर रहा हूं, ताकि ये चीज़ आपके अभी ही जहन के अंदर बैठ जाए। और उसकी एग्जांपल के अंदर आती है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट चीज हम देखें तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, मैं आपको पहले भी बता के आ चुका हूं कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लिपोप्रोटीन का इन्वेलप होता है, कवरिंग होती है, जो कि कहां से डिराइव होती है, जो कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल से डिराइव होती है। यानी जो वायरसेस जब सेल होस्ट सेल के ऊपर अटैच होते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर, सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं, तो वहां से उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो बनती है, जिसको हम लिपोप्रोटीन एनवेलप भी कहते हैं, लिपोप्रोटीन की लेयर कहते हैं। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद बात करें तो इनके कैप्सिड के ऊपर, इनकी कवरिंग के ऊपर कुछ जो वायरल इन्वेलप्स होते हैं, जो वायरल कवरिंग होती है, उनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स भी होती हैं। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो दूसरे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। वो आगे चल के मैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। ये बात आपने अभी तक सिर्फ ये ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं होस्ट सेल को। मीन जैसे ही कोई वायरस किसी होस्ट सेल के ऊपर जाता है, तो होस्ट सेल के ऊपर के सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं, उन रिसेप्टर साइट्स के ऊपर जाकर ये स्पाइक्स अटैच होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और देन जाकर फिर ये क्या करते हैं, वहां पर डिसीज कॉज करते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। यानी वो किसी स्पेसिफिक जो है वो ऑर्गेनिज्म या सेल के ऊपर भी इफेक्ट शो करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। तो कुछ वायरसेस स्पेसिफिक भी होते हैं, वो इसी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि वायरसेस जो होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ये किसी होस्ट के ऊपर, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो लिहाजा उसके हवाले से हम कुछ बातें यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर हम वायरसेस की बात करें तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं टू देयर होस्ट। यानी जो वायरसेस होते हैं वो होस्ट जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं उसके बारे में ये बड़ी स्पेसिफिक होते हैं, और उनको स्पेसिफिक होने के लिए जो स्ट्रक्चर उनका इन्वॉल्व होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम कुछ वायरसेस की यहाँ पर बात करें, जैसे इनकी स्पेसिफिसिटी की यानी इनके स्पेसिफिक नेचर की बात करें, तो उसके अंदर आती है HIV वायरस। HIV वायरस की बात करें जो कि एड्स कॉज करता है एनिमल्स के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ जाकर इफेक्ट शो करते हैं वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आप 5 तरह की जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं, जिनमें आप बेसोफिल्स पढ़ते हैं, जिनमें आप मोनोसाइट्स पढ़ते हैं, जिनमें आप न्यूट्रोफिल्स पढ़ते हैं, इस तरह से आप लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं। तो जो T लिम्फोसाइट्स आपने वहां पर पढ़े हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, या हम 13 चैप्टर के अंदर जब हम वन शॉट करेंगे उसकी वीडियो, तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। तो वाइट ब्लड सेल्स के जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके ऊपर जो वायरसेस अटैक करते हैं उनको हम HIV वायरस कहते हैं। ये किसी भी और सेल के पार्ट के ऊपर या बॉडी के पार्ट के ऊपर अफेक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें पोलियो वायरस की, जो कि पोलियो कॉज करते हैं, ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्व सेल्स के अंदर। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब ये अटैक करते हैं तो ये सीधा उनके स्पाइनल नर्व के सेल्स के अंदर जाते हैं, और वहां पर ये उन सेल्स की मशीनरी को यूज करते हुए रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद को अपने नंबर को बढ़ाते हैं, और वहां पर ये पोलियो कॉज करते हैं। देन उसके बाद हेपेटाइटिस वायरसेस की बात करें तो जो हेपेटाइटिस वायरस है ये इन्फेक्ट करते हैं ओनली लिवर सेल्स को। ये जितने भी 3 तरह की टाइप्स मैंने एग्जांपल्स आपको यहां पर बताई हैं वायरसेस के हवाले से, ये सारी की सारी आपके ज़हन के अंदर क्लियर होनी चाहिए, ये आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। एक दफ़ा जो है ये वायरस के हवाले से क्वेश्चन ईटा के अंदर पूछा जा चुका है, सो ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें, अब इस स्पेसिफिक नेचर ऑफ द वायरसेस की वजह से इनको हम डिफरेंट होस्ट रेंज के ऊपर डिवाइड करते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि नैरो रेंज के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्रॉड रेंज के होते हैं। अब नैरो रेंज से मुराद ये है कि ऐसे वायरसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म या एक टाइप ऑफ सेल के ऊपर अटैक करते हैं, उनको हम नैरो रेंज वायरसेस के अंदर लाते हैं। और इनकी एग्जांपल आती है पोलियो वायरस, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, स्पाइनल नर्व सेल्स के अंदर जो है खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। ये आपको बात में ऊपर बता चुका हूं।
और ब्रॉड रेंज वायरसेस के अंदर वो वायरसेस आते हैं जो कि एक ब्रॉड रेंज ऑफ होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, मींस वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनको हम ब्रॉड रेंज वायरसेस कहते हैं। और इनकी एग्जांपल्स के अंदर आते हैं रेबीज वायरस। अब ये जो रेबीज वायरस हैं, ये तमाम ऑल मेमेलियन सेल्स के ऊपर, जितने भी मेमेलियन सेल्स हैं, मैमल्स के सेल हैं, उनके ऊपर ये अटैक करते हैं रेबीज वायरस। इस वजह से इन वायरसेस को हम ब्रॉड रेंज वायरसेस भी कहते हैं। सो आई होप ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो रही हैं। चीज़ें आसान है, सिर्फ आपने मेरे साथ रिकॉल करनी है, थोड़ी सी समझनी है। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी वो साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं वायरसेस मस्ट रिक्वायर्ड होस्ट सेल। ये एक हेडिंग आपकी बुक के अंदर मेंशन है, क्योंकि ये पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। इस वजह से इनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये किसी और होस्ट सेल के अंदर एंट्री करके खुद को रेप्लिकेट करते हैं और पैरासाइटिक नेचर यानी अपनी लाइफ को कैरी ऑन करते हैं। तो इस वजह से इनको हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी कहते हैं। और इसके वाले से हम ये कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आउटसाइड सेल, यानी जब ये सेल से बाहर होते हैं तो ये खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये बात भी आपने ध्यान में रखना है। वायरसेस के वाले से बात करें तो इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं होती फॉर मेकिंग प्रोटीन, यानी एक प्रोटीन बनाने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो राइबोसोम जिसको हम फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन भी कहते हैं, जब वो नहीं प्रेजेंट होगी तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा कि उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। और जब प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो वायरसेस जो हैं देन अपने जो आगे फर्दर फंक्शंस हैं उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी है। देन उसके बाद हम बात करें तो वायरसेस जो होते हैं इनको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है, होस्ट सेल के अंदर यानी जब ये जाते हैं तो इनको सर्वाइवल के लिए ये क्या करते हैं उसकी हम अब बात करते हैं। ये भी हेडिंग आपकी बुक के अंदर मेंशन है। तो वायरसेस के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि वायरसेस जो होते हैं जैसे ये होस्ट सेल के ऊपर इनकॉर्पोरेट करते हैं, होस्ट सेल के अंदर एंट्री करते हैं, तो आप जानते हैं कि होस्ट सेल के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो वो उस होस्ट सेल का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वायरसेस उस इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, अपनी शेप को चेंज करके, अपनी नेचर को चेंज करके ये क्या करते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो ज़्यादा यानी इन्फेक्शियस होते हैं देन बैक्टीरियाज, क्योंकि बैक्टीरियल जो डिसीजेज होती हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स लेकर उसके थ्रू जो है वो हम उनको यानी क्योर कर सकते हैं उनकी। लेकिन जो वायरसेस होते हैं एंटीबायोटिक्स से जो है वो क्योर नहीं होते। इनकी ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन्स ली जाती हैं या दूसरे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो अपनी शेप को कॉन्टीन्यूसली जो है वो चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं होस्ट सेल्स के अंदर। अजानें भी स्टार्ट हो गई हैं मस्जिद के अंदर। अभी अगर टाइम में देखूं तो 1 बज रहा है दिन का। उस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो चले अब नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं आप आगे चलकर। तो नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है वायरसेस आउटसाइड दी होस्ट सेल। वायरसेस जो हैं अगर होस्ट सेल से बाहर होंगे तो वो किस फॉर्म के अंदर होंगे, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी, वो क्या एबिलिटी रखते होंगे, उनकी बात करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने बहुत वाज़ेह अल्फाज के अंदर लिखी है कि जो वायरसेस होस्ट सेल से बाहर होते हैं वो डॉर्मेंट या इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या हम ये कहते हैं ये आउटसाइड द होस्ट सेल डेड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वायरसेस जो होते हैं ये सेल्स तो होते नहीं हैं, इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती आउटसाइड दी होस्ट सेल, तो लिहाजा ये आउटसाइड दी जो होस्ट सेल होता है ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर या डेड कंसिडर किए जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि ये जो वायरसेस होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड दी होस्ट सेल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। देन हम बात करें इनका जो जीनोमिक मटीरियल होता है वो वायबल होता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो परफॉर्म नहीं होती। लेकिन इनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो वायबल होता है, मींस अगर उसको हम दोबारा से किसी और सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाएं, इंटर करवाएं, तो देन अगेन वो क्या करता है, डिसीज कॉज
करने की जो है वो एबिलिटी रखता है। और इसकी वायबिलिटी की अगर हम बात करें जीनोमिक मटेरियल की, तो वो डिपेंड करता है पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर। अगर पीएच और टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए मीडियम के, तो इन वायरसेस को आइसोलेट किया जा सकता है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। जैसे हम केमिकल्स को स्टोर करते हैं, इससे इन वायरसेस को भी जो है वो आइसोलेट किया जा सकता है। यही काम किसने किया था? यही काम डब्ल्यू स्टेनले ने भी किया था, जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया था और इनके स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया था और इनको आइसोलेट करके देखा था। और देन उसने फिर ये कहा था कि ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स रखते हैं, जैसे इनको आइसोलेट करो तो ये नॉन लिविंग की तरह जो है वो बिहेव करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिसीज कॉजिंग एबिलिटी होती है वो तब भी वायबल होती है। देन उसके बाद बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। पहला ये है कि जो नॉन इन्वेलप वायरसेस होते हैं, यानी ऐसे वायरसेस जिनके ऊपर इन्वेलप या एक्स्ट्रा जो लिपोप्रोटीन की लेयर होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, वो ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकते हैं आउटसाइड दी होस्ट सेल। और जो इन्वेलप वायरसेस होते हैं जो कि यानी होस्ट सेल के ऊपर जब जाकर उनकी सेल सरफेस मेम्ब्रेन से लिपोप्रोटीन की कवरिंग अपने ऊपर चढ़ाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं और वो शॉर्टर पीरियड के लिए जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं आउटसाइड द होस्ट सेल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान के अंदर रखते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं अभी बैक्टीरियोफेज को डिटेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फेज लव वायरस के लिए यूज़ किया जाता है और बैक्टीरियो आप जानते हैं बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको इनकी शेप के बारे में बताया था कि ये टाइटपोल शेप के होते हैं। वो उनकी शेप से आप देख सकते हैं कि जो शेप होती है वो टाइटपोल शेप की होती है। इसके बाद साइज़ की बात करें तो 24 to 200 नैनोमीटर तक इनका साइज़ होता है। बहुत ही छोटे स्मॉल होते हैं और हम ये कहते हैं कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज रखती हैं। वायरसेस की ओवरऑल बात करें तो मैंने हिस्ट्री के अंदर आपको बताया था, इनकी डिस्कवरी के वक्त बताया था कि पोर्सलिन फिल्टर पेपर को यूज़ किया जाता था टू फिल्टर आउट दी बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए पोर्सलिन पेपर को यूज़ किया जाता था, फिल्टर को यूज़ किया जाता था। लेकिन ये वायरसेस इतने छोटे होते हैं बैक्टीरिया से भी कि उस पोर्सलिन फिल्टर के होल से भी, पोर से भी गुजर जाते हैं। इसी वजह से इनको उस वक्त ये देखा गया था कि बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट डिसीजेज जो हैं कॉज करते हैं। तो इनके साइज से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने छोटे होते हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेज की फर्दर आगे बात करें तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के अंदर हम ये कहते हैं कि इनका जो सिमेट्री होती है इनके अंदर वो आइकोसाहेड्रल होती है। कैसी होती है? आइकोसाहेड्रल शेप होती है, इनकी सिमेट्री होती है। और आइकोसाहेड्रल शेप के सिमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था ये या तो पॉलीहेड्रल होगी या फिर स्फेरिकल होगी। और टैडपोल की एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया था कि टैडपोल जो शेप बैक्टीरियोफेज होते हैं या वायरसेस होते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है, जो उनकी शेप होती है कैप्सेट की, वो पॉलीहेड्रल होती है। ये आप देख सकते हैं। ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है इनका, ये हेड रीजन होता है, पॉलीहेड्रल हेड। इस हेड रीजन के अंदर कोर के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल होता है और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इन केस ऑफ अगर हम बात करें अपना बैक्टीरियोफेज के, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पर मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बैक्टीरियोफेज का हेड होता है, जो इनका कोर होती है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर भी। उसके बाद ये जो रीजन होता है जो कि हेड को और टेल को सेपरेट करता है, इसको हम बोलते हैं कॉलर रीजन। क्या बोलते हैं? कॉलर। जैसे हमारे जो कॉलर्स होते हैं जहां पर यानी नेक रीजन पर, जो कि क्या करते हैं, हमारे हेड को सेपरेट करते हैं नीचे वाले पार्ट से, इसी तरह से वायरसेस के अंदर जो कैप्सिड को, जो हेड पोर्शन को इस टेल से सेपरेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलर कहते हैं। और ये नेक वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें, ये जो सारा स्ट्रक्चर आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, ये हालो ट्यूब जो आप देख रहे हैं, ये इनकी होती है टेल। ये इनकी टेल कैसी होती है? ये हालो टेल होती है जो कि किससे मिलकर बनती है? जो कि प्रोटीन से मिलकर बनती है। और इस टेल के इर्द गिर्द ये जो आपको मैंने यहाँ पर ब्लू स्ट्रक्चर के अंदर राउंड शेप के अंदर इसके ऊपर कॉइल करके बनाए स्ट्रक्चर्स, ये यहाँ पर होती है कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ।
अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल शीट का क्या काम होता है कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टाइम क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो शीट होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और इस टेल से जो जेनेटिक मटीरियल होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज के केस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये मूव कर जाता है इस हॉलो ट्यूब से इनटू द होस्ट सेल। सो ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट का काम होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है हेल्प आउट करती है। इस टेल के एंड के ऊपर ऐसे पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, जिनको हम टेल पिंस कहते हैं या टेल स्पाइक्स कहते हैं। और इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यानी नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये कहलाते हैं टेल फाइबर्स। क्या कहलाते हैं? टेल फाइबर्स। ये टेल फाइबर्स जो होते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरियोफेज के अंदर कितने टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, वो 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर। अच्छा, अब इन टेल फाइबर्स और टेल पिंस का या स्पाइक्स का क्या काम होता है कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे टेल फाइबर्स, टेल पिंस, टेल इस तरह से स्पाइक्स, ये अटैचमेंट के अंदर फिजन टू दी होस्ट सेल में मदद देते हैं। यानी जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के साथ अटैच होने वाला होता है तो उसकी अटैचमेंट के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसी की बेसल प्लेट के अंदर, इस टेल की बेस के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइटिक का काम करते हैं, लाइसिस करते हैं। इन एंजाइम्स को हम कहते हैं लाइजोजाइम्स। क्या कहते हैं? लाइजोजाइम्स कहते हैं। ये लाइजोजाइम्स क्या करते हैं कि जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज थ्रू टेल फाइबर्स और टेल पिंस के होस्ट सेल के ऊपर अटैच होते हैं तो ये लाइजोजाइम्स एक्सक्रीट होते हैं यहाँ से, और ये फिर देन क्या करते हैं कि जो सेल वॉल होती है होस्ट सेल की, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी लाइसिस करते हैं, ताकि इनका जो टेल है वो इनकॉर्पोरेट हो सके, इंटर कर सके होस्ट सेल के अंदर, और ये जो अपना जेनेटिक मटीरियल है उसको ट्रांसफर कर सके इनसाइड दी होस्ट सेल। सो ये सारा स्ट्रक्चर था बैक्टीरियोफेज का। आई होप कि ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो वो हमारे पास आता है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमडीकैट के हवाले से वो इस स्लाइड के ऊपर मैंने लिखे हैं, लेकिन हम ये पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको डिटेल के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा साथ साथ। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल के अंदर हम ये कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो 2 तरह से अपने जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं। एक लाइटिक साइकिल कहलाता है और दूसरा जो होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल कहलाता है। अब ये दोनों तरह के साइकिल्स किस तरह से वायरसेस परफॉर्म करते हैं, बैक्टीरियोफेज परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके अलावा हम बात करें तो बुक के अंदर ये लिखा हुआ है आपकी कि ये जो लाइफ साइकिल होता है बैक्टीरियोफेज का वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। पहले स्टेप को हम कहते हैं इन्फेक्शियस प्रोसेस और दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन स्टेज या रेप्लिकेशन प्रोसेस या रेप्लिकेशन स्टेप। अब इन्फेक्शियस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो वायरस होता है वो एब्जॉर्प्शन उसकी होती है ऑन टू द होस्ट सेल, उसके बाद पेनिट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड या पेनिट्रेशन ऑफ जीनोमिक मटेरियल ऑफ द वायरस होता है, और तीसरी चीज जो होती है वो जीनोमिक जो मटेरियल होता है उसकी इंजेक्शन होती है इनटू द होस्ट सेल और उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है विद द होस्ट डीएनए। सो ये सारे प्रोसेस जो 3 स्टेप्स यहां पर मैंने लिखे हैं ये इन्फेक्शियस प्रोसेस के अंदर, इन्फेक्शियस स्टेज के अंदर होते हैं इनके लाइफ साइकिल के दौरान। इनको भी हम आगे चल के डिटेल के अंदर देखेंगे। अब यहां पर जो बात समझने वाली है, जो इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है या इन्फेक्शियस जो स्टेप्स होते हैं 3 जो यहां पर मैंने लिखे हैं, ये तीनों स्टेप्स जो होते हैं वो लाइटिक सेल के अंदर भी होते हैं और लाइसोजेनिक सेल के अंदर भी होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बैक्टीरियोफेज लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है और कोई बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है तो इन दोनों तरह के साइकिल के अंदर जो इन्फेक्शियस फेज होता है, जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो कॉमन होती है। दोनों के अंदर ये तीनों स्टेप्स कॉमनली पाए जाते हैं। जबकि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। वो यहां पर मैंने लिखा भी है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो लाइटिक साइकिल के अंदर होता है उसमें जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन दी बैक्टीरियोफेज मीन वायरस एंड होस्ट वो होता है मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। अब ये मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप क्या, ये हम आगे चलकर डिटेल के अंदर इसको भी डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से जो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो होस्ट और गेस्ट का रिलेशन, यानी जो वायरस और जो बैक्टीरिया का रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। ये भी हम डिटेल के अंदर अभी चलकर देख लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं लाइटिक सेल की। अब इस लाइटिक सेल पर जाने से पहले जो यहां पर मैंने इन्फेक्शियस प्रोसेस लिखा है जिसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं और ये लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों तरह के साइकिल्स के अंदर होते हैं, उनकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इन्फेक्शियस प्रोसेस के अंदर वो होता है एड्सॉर्प्शन का। अब एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा है कि जो वायरस होता है वो अपने होस्ट सेल के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है थ्रू टेल फाइबर्स और टेल फिन्स के, ये अटैचमेंट हो जाती है पहले स्टेप के अंदर। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होती है, पेनिट्रेशन के दौरान क्या होता है कि जो कंट्रक्टाइल शीट होती हैं अराउंड द टेल ऑफ द वायरस वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और उनकी जो टेल की जो बेस होती है वहां से लाइसोजाइम्स क्रिएट होते हैं और वो लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, होस्ट सेल की जो सेल वॉल होती है उसकी लाइसिस करते हैं और ये फिर देन क्या हो जाते हैं, जैसे ही लाइसिस होती है तो इन वायरसेस की जो टेल होती है वो उस सेल वॉल से इंटर कर जाती है इनटू दी होस्ट सेल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन का। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो कंट्रक्टाइल शीट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, जैसे हम बैक्टीरियल फेज के अंदर बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये थ्रू दैट टेल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है इनटू दी होस्ट सेल। इस स्टेप को हम बोलते हैं जीनोमिक इंजेक्शन। तो ये जो तीनों स्टेप्स यहां पर मैंने लिखे हैं जो आपके साथ डिस्कस हैं, ये लाइटिक सेल के अंदर भी सबसे पहले परफॉर्म होती हैं और लाइसोजेनिक के अंदर भी होते हैं। अब हम देखते हैं लाइटिक सेल के बारे में। 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए बेसिक जो इनके अंदर होंगे। अब लाइटिक सेल के हवाले से, साइकिल के हवाले से बात करें तो ये जो डिसीज कॉज करते हैं उसको हम बोलते हैं वायरुलेंट डिसीज। और इन उन फेजेस की अगर हम बात करें, उन वायरसेस की बात करें जिनके अंदर लाइटिक सेल होता है, ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं वायरुलेंट फेज या फिर इनको हम बोलते हैं लाइटिक फेज। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। ऐसे वायरसेस जिनके अंदर लाइटिक साइकिल होता है अपने रेप्लिकेशन के दौरान, ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं वायरुलेंट फेज या फिर लाइटिक फेज, उनको हम कहते हैं। फेज मीन वायरस होता है। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइटिक साइकिल के अंदर जो वायरस और होस्ट सेल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। अब इसको मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप क्यों कहते हैं वो आपने थोड़ा सा समझना है। देखें, जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, इंजेक्शन हो जाती है जेनेटिक मटेरियल की वायरस के इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल, तो लाइटिक साइकिल जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम भी यहां पर साइकिल भी पूरा शो किया है कि जो यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए अपनी रेप्लिकेशन करता है, अपने जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन करता है। अब ये जब अपनी प्रोटीन भी बना लेता है, अपने जो है जेनेटिक मटेरियल की भी रेप्लिकेशन कर लेता है बाय यूजिंग द होस्ट सेल, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं। इसको मास्टर एंड स्लेव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो मास्टर का काम करता है, जो कंट्रोल सारे फंक्शन को करता है, वो कौन करता है, वो वायरल यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो करता है। क्योंकि जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल जाता है होस्ट सेल के अंदर लाइटिक साइकिल के दौरान, तो ये होस्ट की मशीनरी के अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसको यूज करते हुए अपनी रेप्लिकेशन करता है और देन उसके जो डीएनए होता है या जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी लाइसिस कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। सो इस वजह से इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं। देन यहां पर अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो पहले अगेन वही होगा कि अटैचमेंट होगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो इन्फेक्शियस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं वो तो सेम होंगे लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले क्या होती है, अटैचमेंट होती है इस होस्ट सेल की यानी इस वायरस की। देन उसके बाद क्या होती है, पेनिट्रेशन होती है जिसमें ये यानी उसकी सेल वॉल को तोड़कर अंदर चले जाती हैं और तीसरे स्टेप में जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी इंजेक्शन हो जाती है। अब चौथे स्टेप के अंदर क्या होती है, बायोसिंथेसिस होती है। अब ये बायोसिंथेसिस कैसे करते हैं, ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके करते हैं जिसमें ये अपने जो डीएनए होता है उसको रेप्लिकेट करते हैं और इसी तरह से जो फेज की प्रोटीन्स होती है उनकी फॉर्मेशन करती हैं। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैच्योरेशन होती है। मैच्योरेशन के दौरान क्या होता है कि इनकी जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, जो हेड और टेल होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। हेड के अंदर जो है वो इनका जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, जीनोमिक मटेरियल चला जाता है और इस तरह से इनकी मैच्योरेशन हो जाती है, असेंबली हो जाती है। और लास्ट स्टेप के अंदर ये अपना जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम वो सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल को रैप्चर कर देता है, उसकी लाइसिस कर देता है और ये सारे के सारे जो वायरसेस होते हैं वहां से रिलीज हो जाते हैं। सो ये सारा प्रोसेस, सारा साइकिल मैंने
मैंने आपको समझाया लाइटिक साइकिल, जिसके अंदर क्या होता है कि जो होस्ट की मशीनरी होती है उसको यूज़ करते हुए जो वायरसेस हैं खुद को रेप्लिकेट करते हैं और देन फिर उस होस्ट की ब्रेक डाउन करके वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं और ये चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, आसान सी चीज़ें स्टेप वाइज लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो ऐसे वायरसेस, ऐसे फेजेस जो कि लाइसोजेनिक साइकिल को परफॉर्म करते हैं, ऐसे तमाम फेजेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट, ऐसे तमाम को क्या कहते हैं हम, टेम्परेट फेजेस कहते हैं, या फिर इनको हम लाइसोजेनिक फेजेस भी कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात तो क्लियर हुई। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि लाइसोजेनिक के अंदर जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वायरस एंड द होस्ट बैक्टीरिया, उसको हम कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अब इसको हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप क्यों कहते हैं वो आप यहां पर नीचे समझेंगे, इस डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा मैं आपको और देन मैं आपको वैसे भी बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि जब भी कुछ डॉर्मेंट यानी जब भी कोई फेज, कोई वायरस लाइसोजेनिक साइकिल को स्टार्ट करता है तो हम ये कहते हैं वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चला जाता है। वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर क्या कैसे जाता है कि जैसे ही वो अपने वायरल जो यानी मटीरियल होता है, जेनेटिक मटीरियल, उसको होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, तो वो जो वायरल यानी जेनेटिक मटीरियल होता है, जैसे इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज वो डीएनए होता है, तो वो क्या करता है, वो जाकर होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाता है। जब वो होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होता है बाय यूजिंग इंटीग्रेस एंजाइम, तो इस वायरस को हम क्या नाम देते हैं, प्रोफेज का नाम देते हैं। यहां पर कुछ जो यानी टर्म्स है वो आपके साथ में यहां पर डिस्कस करता हूं। सबसे पहले यहां पर जो लिखी हुई है वो प्रोफेज की लिखी हुई है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं प्रोफेज क्या होता है। तो प्रोफेज के हवाले से मैंने आपको बताया कि जब वायरल जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वायरल जीनोम होता है, जब वो इंटीग्रेट हो जाता है, मिल जाता है होस्ट के डीएनए के साथ, तो ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म बनती है इस होस्ट डीएनए की, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन होती है वायरल जेनेटिक मटेरियल की इनटू द होस्ट डीएनए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लाइसोजेनी का। इसको क्या नाम देते हैं हम, लाइसोजेनी का हम नाम देते हैं। और ऐसा बैक्टीरिया जो कि इस इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए को कंटेन करता है, ऐसे अपने डीएनए के साथ जो वायरल यानी डीएनए होता है उसको भी इंटीग्रेट कर कंटेन करता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। सो ये सिंपल सी टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स आपने ध्यान में रखनी है, प्रोफेज, लाइसोजेनी एंड देन लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। ये तीनों टर्म्स आपके अच्छे तरीके से समझ आएंगी तो देन फिर ये साइकिल भी आप समझ पाएंगे। सो अब साइकिल के अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये इंटीग्रेशन हो जाती है इनटू द होस्ट डीएनए, वायरल डीएनए की, तो इस वायरस को हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लाइसोजेनी कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब जैसे ही ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसके अंदर, तो जो जैसे जैसे जो होस्ट का डीएनए होता है वो खुद को रेप्लिकेट करता है, तो उस होस्ट के डीएनए की रेप्लिकेशन के साथ साथ जो वायरल डीएनए होता है वो भी रेप्लिकेट हो जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लाइसिस नहीं होती बैक्टीरिया की, कोई भी जो होस्ट का डीएनए होता है उसको तोड़ा नहीं जाता, और कोई भी इंफेक्शियस कॉज नहीं होती। इस वजह से इस फेज को टेम्परेट फेज कहा जाता है और ऐसे साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ी सी बात और करते हैं कि जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है वो कुछ कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। जब वो कंडीशन उसे नहीं मिलती, एडवर्स कंडीशन हो जाती हैं, तो यही लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ लाइटिक साइकिल, और जो वो फेज होता है वो लाइटिक साइकिल के अंदर चला जाता है, एंटर कर जाता है, और देन फिर वो लाइसिस करके बैक्टीरिया की होस्ट की वहां से रिलीज हो जाता है। अब उसकी कंडीशंस के लिए आपको ध्यान में रखनी है ये बातें कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उस बैक्टीरिया के ऊपर डाली जाएं, या उसकी जो मीडियम है उसकी पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, या डेसिकेशन का प्रोसेस हो, या आयनाइजिंग जो रेडिएशंस है वो वहां पर फॉल करवाई जाए, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर जो वहां पर होस्ट होता है यानी बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर मौजूद जो वायरल डीएनए होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल छोड़कर लाइटिक साइकिल के अंदर चला जाता है, और वो अपने जो आगे फर्दर साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। अब इसको आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। देखें सबसे पहले क्या होता है
कि जैसे ही बैक्टीरिया जो फेज होता है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो वायरस फेज होता है ये अटैक करता है किसके ऊपर, अटैचमेंट करता है किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, और अपने जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसके अंदर डाल देता है। जैसे ही जेनेटिक मटीरियल डालता है तो दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है कि अगर इसने लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जाना है इस वायरस ने, तो ये आपको ब्लू लाइन से जो मैंने यहाँ पर सर्कल से शो किए हैं, एरोस से शो किए हैं स्टेप्स, ये सारे लाइसोजेनिक के हैं। अब इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है विद दी होस्ट डीएनए, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज कहते हैं। अब ये प्रोफेज जो है देन इसकी क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है बाय यूजिंग दी होस्ट मशीनरी। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, होस्ट गैस रिलेशनशिप कहते हैं। ये आप इस स्टेप के अंदर देख सकते हैं। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो यही जो इनकॉर्पोरेटेड जो डीएनए होता है होस्ट का, वो देन इंटर कर जाता है इनटू अ लाइटिक साइकिल। और लाइटिक साइकिल यहां से आप रेड एरोस से देख सकते हैं। इसमें क्या होती है कि वो जो वायरल डीएनए होते हैं वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं, जो होस्ट का डीएनए होता है उसकी लाइसिस कर देते हैं, और देन पूरे सेल की लाइसिस करके खुद को रिलीज करवा देते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म के अंदर, और देन इस तरह से ये डिसीजेस को कॉज करते हैं। सो आई होप कि ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आपसे मैं ये कहूंगा कि ये दोनों तरह की जो साइकिल मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, बताए हैं, डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये आप बुक से जरूर पढ़ें। ये चीजें आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है HIV वायरस। अगर हम HIV की बात करें तो HIV का स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं। HIV की हम इस तरह से एब्रीविएशन करते हैं कि इट इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इस वायरस का फुल फॉर्म क्या होती है HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको हम कहते हैं। इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, वो आप इस स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं इजीली। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ और समझें कि ये जो HIV वायरस होता है, ये जो डिसीज़ कॉज करते हैं उसको हम कहते हैं एड्स। क्या कहते हैं, एड्स। वो हमारा टॉपिक भी है, वो आपके MD कैट के सिलेबस के अंदर भी मेंशन है, वो भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अगर हम HIV वायरस की बात करें तो ये जिस क्लास के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिस क्लास ऑफ वायरस से ताल्लुक रखते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं। ये चीज भी आपने क्लियर रखनी है। उसके अलावा हम इसकी डिस्कवरी के बारे से बात करें तो आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि 1984 के अंदर फ्रांस के अंदर जो पैस्चर इंस्टीट्यूट था और इस तरह से USA के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था, उन दोनों के अंदर HIV की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इन 1984 के अंदर, और 1986 के अंदर इसे नाम HIV का दिया गया था। यह चीज भी आपने ध्यान के अंदर रखनी है। अब अगर इसके हम स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस HIV के स्ट्रक्चर के ऊपर जो ये सबसे बाहर वाला आपको इन्वेलप नजर आ रहा है, कवरिंग नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन जो होती है। ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनता है ये इन्वेलप, और ये लिपिड बाय लेयर होता है। मींस इसके अंदर 2 लेयर होती हैं लिपिड की, और ये क्या कहलाता है, ये इन्वेलप कहलाता है। ठीक है। अब इस इन्वेलप के ऊपर कुछ और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आपको रेड कलर के अंदर यहां पर मैंने बनाए हैं, ये आपको शो हो रहे हैं। इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या कहते हैं, ये असल में कहलाते हैं स्ट्रक्चर स्पाइक्स, और ये जिस यानी कॉन्जुगेटेड मटेरियल से मिलकर बनते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन से आपको पता है क्या बनता है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और प्लस प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, और ये देन क्या बनाते हैं, स्पाइक्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें, इस एक स्पाइक की बात करें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका जो हेड होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 से मिलकर बनता है, और इसकी जो यानी टेल होती है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई होती है, जो कि यानी इंटर हुई होती है मेम्ब्रेन ऑफ दी यानी HIV, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन GP41। सो ये दोनों नाम आपकी ज़हन के अंदर होनी चाहिए। ये जो टेल होती है इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इन्वेलप से इस मेम्ब्रेन से अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके अंदर गई हुई है, इंजेक्ट हुई है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद हम बात करें तो इसी इन्वेलप के नीचे एक और मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का मैट्रिक्स कहते हैं।
एक और कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये क्या करती है, ये कोर के ऊपर प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा अगर अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ जगह को, और फिर चीज़ें मैं आपको और डिस्कस करता हूँ इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो आपको चीज़ें बुलेट शेप के अंदर, जो सर्कुलर या बुलेट शेप के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, ये कैप्सिड होता है इन HIV वायरस का। कैप्सिड के बारे से मैंने आपको बताया था, ये कवरिंग करता है कोर की, यानी कोर के अंदर जो मौजूद जेनेटिक मटीरियल होता है, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वायरसेस के अंदर, उनकी जो कवरिंग होती है वो थ्रू कैप्सिड होती है। और ये कैप्सिड जो होते हैं वो जिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, उन प्रोटीन्स यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेयर कहते हैं। और ये हर वायरस के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी हर वायरस के अंदर एक स्पेसिफिक इनका नंबर होता है। और इनके वाले से हम ये बात करते हैं कि ये बुलेट शेप के होते हैं। ये कैप्सिड जो होते हैं या ये जो प्रोटीन के यानी सब यूनिट्स होते हैं, ये बुलेट शेप के होते हैं। ये भी आपने ज़हन के अंदर रखना है। अब इस कोर प्रोटीन के अंदर आपको ये जो जेनेटिक मटीरियल नज़र आ रहा है, ये HIV का जेनेटिक मटीरियल है। और इसके वाले से हम ये कहते हैं कि HIV के अंदर दो जो हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो ये जेनेटिक मटेरियल जो HIV का है, ये आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स की भी हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के अंदर भी। अगर मैं पहले यहाँ पर आपको कुछ बता दूँ, यहाँ पर मैं जगह थोड़ी सी साफ करता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक तो इनके अंदर जो एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है कि जो यानी वायरल RNA होता है उसको कन्वर्ट कर देता है वायरल DNA के अंदर। ये काम किसका होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का होता है। इसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेस एंजाइम मौजूद होता है। इंटीग्रेस एंजाइम क्या करता है कि इस वायरल जो यानी DNA है, सॉरी वायरल जो RNA है, इसको इनकॉर्पोरेट करवाता है, इसकी इंटीग्रेशन करवाता है विद दी होस्ट सेल। होस्ट सेल के साथ इसको मिलाने के लिए काम आता है। और इस तरह से प्रोटीएसिस एंजाइम्स भी होते हैं। प्रोटीएसिस एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं उनकी क्लीवेज का काम करती हैं, उनकी ब्रेक डाउन का काम करती हैं। ये 3 तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस कोर ऑफ द HIV वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप कि जो स्ट्रक्चर्स के अंदर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। आप इसको आराम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसको आपने याद रखना है। इन्हीं में से क्वेश्चन देन फिर आते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लाइफ साइकिल ऑफ HIV को हम यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इनके अंदर ये 6 तरह के स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बाइंडिंग या फ्यूजन होती है। बाइंडिंग या फ्यूजन अगेन उसी तरह से होता है कि जो HIV वायरस होता है ये अपने होस्ट सेल के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है थ्रू इट्स स्पाइक्स, और इस तरह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग का प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि HIV वायरस के बारे में मैंने आपको शायद पहले बताया भी है कि इनका जो होस्ट सेल होता है वो क्या होता है, वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स में भी हम बात करते हैं हेल्पर T सेल्स होते हैं। सो ये अटैक किस पर करते हैं, हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल्स ऑफ द वाइट ब्लड्स के ऊपर अटैक करते हैं। और इन T सेल्स को हम क्या बोलते हैं, T4 सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे 13 चैप्टर के अंदर, इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अब क्या होता है कि ये जो HIV होता है ये अपने थ्रू स्पाइक्स जो होते हैं, ये जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं, हेल्पर T लिम्फोसाइट जिनको हम T4 सेल्स भी कहते हैं, उनके CD4 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं, उनके साथ फ्यूज हो जाते हैं, और अपना जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसकी पेनिट्रेशन, उसकी इंजेक्शन कर देते हैं इनटू दी होस्ट सेल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एंड फ्यूजन का। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो होता है वो क्या करता है कि इस वायरल DNA को जो वायरल RNA है इन केस ऑफ HIV, इसको कन्वर्ट कर देता है वायरल DNA के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, और जो एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, चीज़ें मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आप समझते जाएं। देन उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पर वो होता है इंटीग्रेज। ये इंटीग्रेज एंजाइम किसका होता है, ये HIV वायरस का होता है। ये क्या करता है कि इस वायरल DNA को
इंटीग्रेट करवा देता है इनटू दी होस्ट डीएनए। इस तरह से जब ये इंटीग्रेशन हो जाती है थ्रू इंटीग्रेस, तो इस तरह से जो हमारे पास वायरस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रो वायरस। अब थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करूंगा बैक्टीरियोफेज के साथ। बैक्टीरियोफेज के अंदर जो इंटीग्रेशन हो रही थी उसके रिजल्ट के अंदर जो वायरस बन रहा था, जो स्ट्रक्चर बन रहा था, उसको हमने प्रोफेज कहा था, क्योंकि वो वायरस जो है वो इस वजह से कहा था कि वो बैक्टीरियोफेज के साथ उसका ताल्लुक था। लेकिन जो HIV वायरस के अंदर जो इंटीग्रेशन होकर जो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ होस्ट डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं प्रो वायरस। ये बात आपने ज़हन के अंदर अच्छे तरीके से रखनी है। देन उसके बाद दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपको पता है इसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए होता है उससे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो प्रो वायरस था, जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए थी, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, इससे एमआरएनए बनते हैं और एमआरएनए जो होते हैं ये देन इनकोड करते हैं किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। और ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन का कहलाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर आप ये कहते हैं इट इज द फॉर्मेशन इन दिस प्रोसेस बाय यूजिंग द एमआरएनए। क्या होता है कि प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है यानी राइबोसोम की ऑर्गेनरी को यूज करते हुए। ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, ये आप सेकंड ईयर के अंदर जाकर भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सिंपली आप ये समझ लें कि राइबोसोम ऑर्गेनरी जो है वो एमआरएनए को यूज करते हुए क्या करती है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। देन जब ये प्रोटीन्स भी बन जाती हैं, वायरल जो डीएनए होता है वो भी खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, और उसके बाद क्या होती है? उन सब चीज़ों की क्या होती है? असेंबली बनती है, यानी वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वो कोर के अंदर आ जाती हैं, और जो वायरल जेनेटिक मटीरियल होता है वो दोबारा से बन जाता है, मीन्स डीएनए से दोबारा से वो आरएनए बन जाता है, और देन वो एक दूसरे के साथ यानी असेंबली की बना देते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ असेंबल होकर देन फिर क्या हो जाते हैं? उस होस्ट सेल से बर्ड ऑफ हो जाते हैं। अब जैसे ही उस होस्ट सेल से बर्ड ऑफ होते हैं मैच्योरिंग के बाद, तो साथ में ये जो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसका भी कुछ पोर्शन अपने ऊपर ये इनक्लोज करके ले जाते हैं, जिसकी वजह से उस होस्ट सेल का जो साइज होता है वो कम हो जाता है। साइज कम होने की वजह से वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करना कम कर देते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो HIV वायरस होता है वो जैसे ही इन्फेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट से, तो उसकी वजह से, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करते हैं और उससे बर्ड ऑफ होते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग रुक जाती है, वो उनकी अमाउंट जो होती है वो कम हो जाती है, उनका जो नंबर होता है वो कम हो जाता है सेल्स के अंदर। इस वजह से जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम होता है उस होस्ट का वो क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपने लाइफ साइकिल ऑफ HIV के हवाले से ध्यान में रखनी है। अब ये डायग्राम यहाँ पर पूरा लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पर शो किया। जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे स्टेप्स आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप इस सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ये चीज़ें, जो सारी चीज़ें थी वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं HIV, जो जैसा कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स पर बताया कि HIV अटैक किस पर करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है, और इससे जो डिसीज कॉज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। एड्स के बारे में हम ये बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी हम डिटेल के अंदर आगे चलकर बात करेंगे। और HIV वायरस जो होता है ये रेट्रो वायरस की क्लास से ताल्लुक रखता है। इसको हम लेंटी वायरस भी कहते हैं। लेंटी वायरस इसलिए कहते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है काम करने की, जो फैलने की, इन्फेक्शन शो करने की, इन्फेक्शन की, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इस वजह से इसको हम लेंटी वायरस भी कहते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा मैंने यहाँ पर दो कॉलम्स बनाए हैं। इसके थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ कन्वे करूँगा, आपको बताऊँगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MD-CAT का हिस्सा रह चुकी हैं, पहले भी MD-CAT के अंदर आ चुकी हैं। ये आपने अच्छी तरीके से समझनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर इस साइड पर मैंने लिखे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम, यानी एनिमल्स के नाम, और यहाँ पर जो है मैंने HIV वायरस यानी रेट्रो वायरस के अंदर जो वायरसेस डिफरेंट टाइप के आते हैं जो कि यानी डिसीजेस कॉज करते हैं, उनकी यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं। अगर हम मोंकीज़ की बात करें तो मोंकी के अंदर जो HIV प्रेजेंट होता है, जो HIV की फॉर्म प्रेजेंट होती है जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है, एड्स कॉज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं?
SIV कहते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कैट की अगर हम बात करें, कैट के अंदर जो HIV वायरस या रेट्रो वायरस की क्लास प्रेजेंट होती है, जो वायरस प्रेजेंट होता है जो कि डिफरेंट डिसीजेस को कॉज करता है, उसकी इम्यून सिस्टम को कम करता है, उसकी इम्यून सिस्टम को लोअर डाउन करता है, उसका नाम होता है FIV। इसी तरह से शीप के अंदर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं विसना, और गोट के अंदर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं CAEV, केव बोलते हैं। अब इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो आपने रिलेट करनी है मेरे साथ। तो अभी ही ये सारे वायरसेस और ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा वायरस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें, मंकी के हवाले से आपने क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एक है जिसका आप नाम सुनते होंगे, पहले होता था बड़े बड़े बालों वाला, जिसको साइमन बोलते थे, साइमन उसका नाम था। उसका और हरभजन सिंह का जो है एक दफ़ा कुछ स्कैंडल चला था मंकी गेट के नाम से। उस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एस से साइमन बन जाएगा, मीन्स ऐसा वायरस जिसके अंदर एस से स्टार्ट हो जाए, जो वायरस का नाम SIV, मीन्स वो मंकी के अंदर जो है वो डिसीजेस कॉज करता है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जबकि और 3 जो मैंने ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं, स्पीशीज लिखी हैं और उनकी जो वायरसेस लिखे हैं, वो आप डायरेक्टली उन्हीं से याद कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी चीज़ को रिलेट करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वो कैसे देखें, देखिए आप कैट के अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। इसी तरह से जो वायरस है उसके वर्ड्स के, उसके भी जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसलिए आपको इस तरह से यहाँ पर ये याद हो जाएगा जब MCQs की फॉर्म के अंदर आएगा कि इन कैट्स डैश रेट्रोवायरस इज प्रेजेंट, या वो डिसीज कॉज करता है, तो उसके ऑप्शन के अंदर होगा FIV, विसना, केव या नन ऑफ दीज। तो आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि कैट के अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, लिहाजा इसके आंसर के अंदर भी कितने वायरस के आएंगे अल्फ़ाबेट्स, वो भी 3 आएंगे। तो इस तरह से आप इसको FIV पर टिक कर देंगे। सिमिलरली शीप के अंदर अगर आप देखें तो शीप के अंदर जो है वो 5 वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड आ रहे हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। इस तरह से आप इसके वायरस के अंदर भी देखें विसना, तो इसके अंदर भी 5 ही वर्ड्स आ रहे हैं, 5 ही अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। और अगर हम गोट की बात करें तो गोट के अंदर 4 वर्ड्स आते हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इस तरह से इसके वायरस के अंदर भी 4 ही अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो इस तरह से इनको रिलेट करके आप आसानी से इन तमाम वायरसेस को और ये किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिसीज कॉज करते हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। देन उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर ये मेंशन है कि 10 मिनट के अंदर अंदर जो एक वायरस होता है वो जो सेल होता है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और अपनी जो रेप्लिकेशन होता है, जो खुद को मल्टीप्लाई करना होता है, वो कर लेता है। ये 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ये सारा काम कर लेता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जिनका रेप्लिकेशन टाइम इससे भी बहुत ज़्यादा कम होता है, वो 70 सेकंड के अंदर ही खुद को क्या कर देते हैं, रेप्लिकेट कर देते हैं, खुद की जो है वो डिवीजन कर देते हैं, खुद को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने ज़हन के अंदर रखनी है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन टाइम होता है वो 20 मिनट्स होता है। मींस वो 20 मिनट के अंदर अपने नंबर को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये 20 to 25 मिनट्स के अंदर 200 कॉपीज बनाते हैं अपने बैक्टीरिया की, यानी अपने इट्स सेल्फ की 200 कॉपीज बना लेते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ज़हन के अंदर रखनी है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं जीन्स के हवाले से। अब ये चीज़ें भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है। ये फेडरल बुक के अंदर तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये KPK बुक के अंदर मेंशन है। तो लिहाजा जो KPK के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो फेडरल की भी देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों को याद ध्यान में रखें, क्योंकि MD कैट को जो पेपर बनता है उसके अंदर हर जो बोर्ड है उसकी बुक को टच किया जाता है। तो आपकी जो तैयारी है वो हर तरीके से कवर होनी चाहिए। सो जीन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ह्यूमन्स के अंदर हम कहते हैं कि 20,000 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर 500 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर 6,000 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम HIV वायरस की बात करें तो इसके अंदर 9 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये सारे नंबर्स जो मैंने जीन्स के हवाले से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज़ के हवाले से आपको बताए हैं ये आपके ज़हन के अंदर होने चाहिए। अभी क्योंकि हम HIV पढ़ रहे हैं तो इसके जीन्स को आगे फर्दर हमने 2 तरह से इनको डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। कुछ को स्ट्रक्चरल जीन्स कहा जाता है और कुछ को डिसीज कॉजिंग जीन्स कहा जाता है। अब इन 9 जीन्स में से
जो 3 जीन्स होती हैं एचआईवी की, उनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन्स, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस बनाती हैं, जिसके अंदर गैग एक जीन होती है, दूसरी पोल होती है और तीसरी एन होती है। गैग, पोल, एन, ये 3 तरह की स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो कि एचआईवी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्लियर यहाँ तक? देन उसके बाद जो 6 दूसरी रह जाती हैं जीन्स एचआईवी की, वो डिसीज कॉजिंग होती हैं, वो डिसीज को कॉज करती हैं। उसके अंदर आती है टैट, रेव, नेफ, विफ, विपर, विपू। ये जो 6 हैं, ये आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रोनाउंस किया इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करके आसानी से याद भी कर सकते हैं। ये 6 जो जीन्स होती हैं, ये क्या कॉज करती हैं? ये डिसीज को कॉज करती हैं। इसमें भी जो टैट और रेफ हैं, REV और जो TAT है, इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि ये रेगुलेटरी जीन है। क्या जीन है? इनको नाम दिया जाता है रेगुलेटरी जीन का, क्योंकि ये जो जब जैसे ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये रेगुलेशन का काम करते हैं, अपना जो लाइफ साइकिल होता है उसको रेगुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ हम देखें, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन की है कि HIV 2 टाइप के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी 2 टाइप ऑफ HIV प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं HIV 1 और दूसरे को हम बोलते हैं HIV 2। अब इन दोनों को आपस में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि जो 9 जीन मैंने आपको बताई हैं, 9 जीन्स बताई हैं HIV की, वो तमाम की तमाम प्रेजेंट होती हैं HIV 1 टाइप ऑफ वायरस के अंदर, जबकि HIV 2 टाइप ऑफ जो वायरस है उसके अंदर जो 9 जीन्स हैं उनमें से 8 तो ऐसे ही प्रेजेंट होती हैं जैसे HIV 1 के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक जो जीन है जैसे VPU, विपू जिसको मैंने प्रोनाउंस किया था, इस जीन की जगह पर कौन सी जीन प्रेजेंट होती है? VPX प्रेजेंट होती है। ऐसे टाइप ऑफ HIV को हम बोलते हैं HIV 2 वायरस। सो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई। यहाँ पर छोटा सा मैंने नोट भी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझना है कि एट आइदर एंड ऑफ ईच स्ट्रैंड ऑफ द RNA, क्योंकि मैंने आपको बताया कि HIV वायरस के अंदर टू जो होते हैं वो RNA होते हैं और वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ईच जो RNA का स्ट्रैंड है उसके किसी भी एंड पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है HIV की रेप्लिकेशन। अब जो HIV होस्ट सेल के अंदर खुद को रेप्लिकेट करता है उसको कंट्रोल कौन करता है? वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो जिसको हम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट कहते हैं, जो कि ईच स्ट्रैंड ऑफ द RNA के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो उसकी रेप्लिकेशन को, उसके लाइफ साइकिल को जो है वो कंट्रोल करता है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपने क्लियर रखनी है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके बुक के अंदर मेंशन थी, जो इंपॉर्टेंट थी MD-CAT के हवाले से, वो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर, इन तमाम टॉपिक्स के अंदर शामिल किए हैं। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस के अंदर हम देखें, देखो मेरे कोई स्लाइड रहा तो नहीं गई, हाँ ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस देखते हैं। ये भी फेडरल बुक के अंदर नहीं है लेकिन KPK बुक के अंदर है, क्योंकि ओवरऑल टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने MD-CAT वालों ने, तो लिहाजा इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें। इसकी भी छोटी सी चीज़ें, आसान चीज़ें हैं, वो आप समझ लें। इसके अंदर भी जो आपको आउटर मोस्ट कवरिंग नज़र आ रही है इसको हम इन्वेलप बोलते हैं, और ये लिपिड से मिलकर बनती है, लिपिड बायलेयर से मिलकर बनती है। इसी तरह से इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये दोनों जो हैं इसकी स्पाइक्स होती हैं। क्या होती हैं? ये दोनों इसकी क्या होती हैं? स्पाइक्स होती हैं। और ये जिस मटेरियल से मिलकर बनती हैं उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और इनका अपना अपना नाम है। ये जो आपको रॉड शेप के अंदर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये रॉड शेप के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि इस इन्वेलप के अंदर गया हुआ है, इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़? HA। इसको हम HA से रिप्रेजेंट करते हैं। HA से बनता है हीमाग्लूटानिन। सो हीमाग्लूटानिन जो है वो HA से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रॉड शेप के स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं इनके इन्वेलप के ऊपर। इसी तरह से ये जो स्पाइक आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको मैं पहले भी बता के आ चुका हूँ, बैक्टीरियोफेज के अंदर भी, बैक्टीरियोफेज के अंदर नहीं, HIV के अंदर बताया है। तो ये जो होते हैं इनको यहाँ पर नाम दिया जाता है, इनका जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है NA से क्या मुराद होता है? न्यूरो अमाइनाइडेज। तो ये इसको कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को, इस स्पाइक को। ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। देन उसके बाद बात करें तो इनके अंदर एक ये आपको जो कवरिंग नज़र आ रही है, ये जो मैंने बुलेट शेप के अंदर, ये जो सर्कुलर शेप के अंदर जो प्रोटीन्स बनाई हैं, ये प्रोटीन इनका कैप्सिड बनाती हैं फ्लू वायरस का, जो कि क्या करती है? इनके जेनेटिक मटेरियल को जो है वो सराउंड की होती है। और इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर 8
जो है वो आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर 8 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, किसके? आरएनए न्यूक्लिक एसिड के प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका जीनोमिक मटेरियल बनाते हैं। उसके बाद हम फ्लू वायरस की बात करें तो फ्लू वायरस की 2 टाइप्स प्रेजेंट होती हैं। एक को हम फ्लू वायरस 1 बोलते हैं और एक को फ्लू वायरस 2 कहते हैं। इसके बाद इसके इंक्यूबेशन टाइम की बात करें तो ये 1 to 2 डेज होती है, यानी 1 से 2 दिन तक ये फ्लू वायरस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। देन उसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। वो क्या हो सकती हैं? लेट मी थिंक। इसके अलावा क्या लिखा हुआ था? अच्छा, इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखें कि इनकी जेनेटिक मटेरियल के हवाले से मैंने आपको बातें बता दी, इनके इंक्यूबेशन टाइम के हवाले से बात बता दी। बस ये चीज़ें जो हैं आपको मैक्सिमम ये चीज़ें आपको जो हैं वो पता होनी चाहिए फ्लू वायरस के हवाले से, ठीक है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ मैं अभी सोच रहा था काफ़ी देर से, अभी मेरे ध्यान में आ गई है कि फ्लू वायरस की ट्रीटमेंट नहीं होती, क्योंकि फ्लू वायरस जो होते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर होते हैं और ये अपनी शेप को जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। इनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ खास एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, वैक्सीन्स का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू इनकी क्योर की जाती है, इनकी ट्रीटमेंट की जाती है। देन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो MCQs कुछ MD-CAT के अंदर प्रीवियसली आ चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, उनको यहाँ पर मैंने इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस लिखा है, ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले रेबीज वायरस की बात करें तो रेबी वायरस के हवाले से आपने ये ध्यान में रखना है कि रेबी वायरस जो होते हैं रेबीज डिसीज कॉज करते हैं और इनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो RNA होता है। ये कैसे वायरसेस होते हैं? ये RNA वायरस होते हैं, मीन इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो RNA होता है। देन उसके बाद हेपेटाइटिस C की बात करें तो हेपेटाइटिस C जो होता है ये भी RNA वायरस होता है और ये जो ट्रांसमिट होता है ये थ्रू पेरेंट्स से होता है, यानी पेरेंट्स के थ्रू ये हेपेटाइटिस C जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इस तरह से हेपेटाइटिस A और B की बात करें तो ये DNA वायरस होते हैं और ये माउथ के थ्रू जो हैं और जो ग्रोइन एरियाज होते हैं उनके थ्रू जो है वो ये ट्रांसमिट होते हैं एक यानी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये हेपेटाइटिस जो C है डिसीज़, इस तरह से हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, ये सारी जो है वायरसेस की वजह से कॉज होती हैं और इनके अंदर मैंने आपको बता दिया कि हेपेटाइटिस C जो डिसीज़ है वो RNA वायरस कॉज करता है और हेपेटाइटिस A और B जो है वो DNA वायरस कॉज करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है TMV से बनता है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको डिसीज कॉज करता है, टोबैको मोज़ेक डिसीज कॉज करता है ऑन टोबैको प्लांट्स और इसकी जो शेप होती है वो रॉड शेप होती है, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है? रॉड शेप होती है और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। ये चीज़ भी आपने क्लियर रखनी है। उसके बाद हर्पीस वायरस की बात करें तो हर्पीस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं DNA, वो DNA वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे क्वेश्चन कुछ थोड़ी देर पहले आपको मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर दिया था कि आप मुझे बताएं कि मोस्ट वायरसेस जो हैं एनिमल वायरसेस उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो आई होप कि आपने उस वक्त उसको आंसर कर दिया होगा और जिन्होंने नहीं भी किया, जिनको नहीं भी पता, तो वो यहाँ पर क्योंकि अभी मैंने मेंशन किया है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। ये बात ध्यान में रखें कि एनिमल वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये कहा जाता है, बुक के अंदर ये मेंशन किया गया है KP के बुक के अंदर कि मोस्ट जो एनिमल वायरसेस हैं वो कंटेन करते हैं RNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, ये भी MD-CAT का हिस्सा बन सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, देन पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ए सेलुलर लाइफ का, और वो है एड्स। एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? HIV होता है। HIV वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। और इस एड्स की अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो ये कैसे हम लिख सकते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, शॉर्ट में मैं लिखता हूं सिंड्रोम। अब इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्यों कहते हैं?
क्योंकि जैसे ही HIV हम एनिमल्स के होस्ट सेल के ऊपर अटैक करता है तो ये जाकर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम के, उनके ऊपर अटैक करता है। तो जब टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है तो टी लिम्फोसाइट का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम होता है ओवरऑल होस्ट सेल का वो क्या हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। इस वजह से इस टाइप ऑफ डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो मीन इम्यूनिटी और डेफिशिएंसी मीन उसकी कमी आ जाती है, वो वीक हो जाती है। देन उसके बाद सिम्टम्स ऑफ DNA एड्स की बात करें तो एड्स के सिम्टम्स के अंदर हम 3 तरह की स्टेजेस की बात करते हैं। एड्स जो अपनी यानी डिसीज़ जाहिर करता है वो 3 स्टेजेस के अंदर करता है। एक को हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, दूसरे को हम बोलते हैं ARC मीन एड रिलेटेड कम्प्लेक्स, और तीसरी होती है फुल ब्लोन एड्स। अब एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के अंदर क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स जैसे चिल वगैरह होना, फीवर होना, इसी तरह से जो लिम्स हैं उनका स्वेलन कर जाना, ये तमाम जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के अंदर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि 9 मंथ तक कोई भी एड का सिम्टम वहाँ पर शो नहीं होता। इस वजह से इस स्टेज को एड्स की हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं। देन उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं एड्स के वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, फीवर होता है, इसी तरह से कफ होती है, परसिस्टेंट कफ होने लग जाती है, डायरिया वगैरह होते हैं, डायरिया की डिसीज कॉज हो जाती है, इसी तरह से नाइट स्वेट्स होते हैं, मेमोरी का लॉस होने लग जाता है। ये सारे जो हैं वो फंक्शंस या जो सारे जो डिसीज़ हैं, जो अफेक्ट्स हैं, वो इस एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स स्टेज के अंदर होते हैं। ये सारी चीज़ें बुक के अंदर भी लिखी हुई हैं एज इट इज़, वो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। और लास्ट जो स्टेज होती है वो फुल ब्लोन एड्स ही होती है। इसके अंदर क्या होता है कि परसिस्टेंट कफ होती है, डायरिया ज़्यादा होने की वजह से, यानी ज़्यादा डायरिया होने की वजह से जो वेट लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो इम्यून सिस्टम होता है उस होस्ट का वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिसीज़ कॉज होती हैं, जिन डिसीज़ को हम अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ कहते हैं। अब नया टॉपिक भी, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ के हवाले से ही है। अब ये कैसी डिसीज़ होती हैं वो आपने थोड़ा सा समझना है। देखिए HIV जैसे ही अफेक्ट करता है, जाकर अटैक करता है होस्ट के सेल के ऊपर, उनकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि इट डज नॉट कॉज एनी डिसीज। HIV जो है इटसेल्फ कोई डिसीज कॉज नहीं करता। ये सिंपली क्या करता है कि होस्ट के जो T सेल्स होते हैं, जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उस होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं या दूसरे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, दूसरी डिसीजेज होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इस होस्ट के ऊपर अटैक कर सके जिसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो चुका है। इस वजह से जो डिसीजेस कॉज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेस कहते हैं। इनके अंदर एड्स भी आती है, शामिल है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसकी एग्जांपल के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक जो डिसीज़ है उसकी एग्जांपल के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर कैपोसाई सार्कोमा एक डिसीज़ है जो कि क्या करते हैं, कैंसर है स्किन का। स्किन के ऊपर जब कैंसर कॉज होता है HIV वायरस की वजह से, उसको हम वो जो डिसीज़ का नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपोसाई सार्कोमा। इस तरह से कुछ फंगल और वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ के अंदर। नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी डिसीज़ कॉज हो जाती हैं, आई की डिसीज़ हो जाती हैं। इस तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जो है, उसकी डिफरेंट डिसीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं। ये सारी की सारी जो हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ हैं। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ HIV वायरस की वजह से कॉज होती हैं, उसके अंदर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आता है जो कि लंग्स को अफेक्ट आता है। ये आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इस तरह से एक और डिसीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस के अंदर क्या होता है कि लंग्स, ईसोफेगस और ट्रैकिया जो है वो आपके अफेक्ट होते हैं। ये एक जो है फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या होता है इस फंगल इन्फेक्शन के अंदर कि इस फंगल इन्फेक्शन को यीस्ट कॉज करता है, और उस यीस्ट को जो कि इस डिसीज़ को कॉज करता है उसको कैंडाई कहते हैं। इस वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, कैंडिडियासिस पड़ गया। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट कॉज करता है। उसके बाद टैक्सोप्लाज्मोसिस की बात करें तो टैक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और इस वायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि ब्रेन अफेक्ट होता है होस्ट सेल का।
इस तरह से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं और इस तरह से रिकरेंट निमोनिया वगैरह जो हैं वो भी इसी अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ की एग्जांपल के अंदर आते हैं। और ये तमाम तरह की जो डिसीज़ होती हैं वो HIV वायरस के अटैक करने की वजह से होती हैं, क्योंकि HIV वायरस जो होता है, HIV वायरस ये इम्यून सिस्टम को लो कर देता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से ये तमाम तरह की डिसीज़ जो है वो एक होस्ट सेल के अंदर, उस अफेक्टेड होस्ट के अंदर देखी जा चुकी हैं आज तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आसान है, ये चीज़ें आप यहाँ से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स के अगर अंदर हम हवाले से बात करें तो अभी तक कोई भी एड्स की ट्रीटमेंट नहीं की जा सकी, कोई इफेक्टिव एड्स की ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई, क्योंकि अगर एड्स की हमने ट्रीटमेंट करनी है तो इनडायरेक्टली हम क्या करना चाह रहे हैं कि HIV वायरस जो है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और HIV को जो ट्रीटमेंट अभी तक जो की जा रही है वो एक थेरापी के थ्रू की जा रही है। उस थेरापी को क्या कहा जाता है, ART मीन्स एंटी रेट्रोवायरल थेरापी कहा जाता है, जिसमें HIV वायरस जो है उसकी प्रोग्रेशन को, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रोका जाता है, उसके जो सिम्टम्स है उसको कम किया जाता है। तो ये इसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये हाईली इफेक्टिव थेरापी है जो कि सिर्फ डिसीज़ को कंट्रोल करती है, ख़त्म नहीं करती। उसके बाद ये ट्रीटमेंट करती है HIV इन्फेक्शन के हवाले से। देन अगर HRT की बात करें, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी की, तो इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो क्या है कि ये टॉक्सिसिटीज कॉज करता है होस्ट बॉडी के अंदर। इस तरह से ये जो थेरापी होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि डेली पिल्स ली जाती हैं, डेली जो है वो टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है उस होस्ट का वो डाउन हो जाता है, वो उस तरह से क्वालिटी नहीं रहती लाइफ की। तो ये सारी चीज़ें इसकी ट्रीटमेंट के अंदर आती हैं। अब इस HIV से कैसे बचा जा सकता है, उसके कुछ कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं पॉइंट्स की सूरत के अंदर, उनको भी हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। चीज़ें आसान है, जैसे डोंट यूज सिरिंजेस, नीडल्स या सिरिंजेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे जो HIV वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इस तरह से जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है उसको जब किया जाए, ब्लड किसी को दिया जाए तो उसके अंदर क्या किया जाए कि उसको पहले स्क्रीन किया जाए, उससे पहले HIV टेस्ट किया जाए, ताकि HIV हो तो उस ब्लड को देन फिर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाए दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके अलावा डोंट शेयर नीडल्स एंड ब्लेड्स, ये आपको पॉइंट समझ आ रहा है। इसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सर्जरी वगैरह के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होते हैं, उनको अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज किया जाए, ताकि उनके ऊपर जो वायरसेस या जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उनको रिमूव वहाँ से किया जा सके। इसके अलावा रिफ्रेन फ्रॉम इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। मदर हैविंग HIV शुड नॉट फीड देयर बेबीज़, ये पॉइंट भी आपको क्लियर समझ आ रहा है। इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट के अंदर लिखा है कि एड्स नॉट ट्रांसफर बाय मॉस्किटोज। इसके अलावा जो हम ट्रांसमिटेबल डिसीजेस के हवाले से बात करते हैं वो हम कहते हैं कि मोस्टली जो होते हैं वो फ्लाइज और मॉस्किटोज के थ्रू जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। लेकिन एड्स ऐसी डिसीज़ है जो कि मॉस्किटोज से जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती। ये जो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। और लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट जो हेडिंग आज इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम देखेंगे वो है HIV या एड्स इन पाकिस्तान। अब इसके हवाले से ये बातें कुछ लिखी हैं मैंने, कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हैं, ये आपके जहन के अंदर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो तो कोई इसमें मुज़ाइके वाली बात नहीं है। सो नियरली 1 लाख जो है HIV या एड्स पेशेंट पाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जो सर्वे किया गया था यानी 2015 के अंदर जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक 1 लाख जो है HIV के या एड्स के पेशेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और इनकी रेशो जो निकाली गई है वो ये निकाली गई है, परसेंटेज जो निकाली गई है कि हर साल 17.6% जो है वो एड्स के पेशेंट के अंदर इजाफा हुआ है बिटवीन 2005 टू 2015 के दौरान। और ये जो इंक्रीज़ आई है HIV या एड्स के अंदर, एड्स के पेशेंट के अंदर, ये हाईएस्ट इंक्रीज़ आई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ आई है HIV और एड्स पेशेंट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर आई है बिटवीन 2005 टू 2015 के अंदर। और वो कितनी परसेंटेज थी? 17.6% थी। और अभी तो खैर इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे, अभी का हमें सर्वे के मुताबिक नहीं पता, जो आपकी बुक के अंदर लिखे हुए थे वही यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो ये आज का सारा टॉपिक था, ये पूरा लेक्चर था जिसके अंदर हमने वन शॉट के अंदर ए सेलुलर लाइफ को कम्प्लीटली देखा। इसके अंदर MD CAT के जो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर चला जाता हूँ।
ये अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस हमने देखा, इस तरह इसके अलावा हमने डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ वायरसेस देखा, स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस देखे जिसमें हमने HIV का स्ट्रक्चर देखा, बैक्टीरियोफेज का देखा, फ्लू वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखा, इन सब के लाइफ साइकिल्स के हवाले से बातें की, और लास्ट के अंदर हमने जो वायरल डिसीज़ एड्स थी जो कि HIV कॉज करता था उसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया। आई होप कि जितनी चीज़ें भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मेरा रोज़ा भी था, उस तरह से मैं एनर्जाइज नहीं था, मेरी उस तरह से एनर्जी नहीं थी, थोड़ी कम थी, मुझे पता चल रहा है। लेकिन आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। सो अभी तक जो भी स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो के अंदर, तो उनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद मेरी तरफ से, क्योंकि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं इतने टाइम गुजरने के बाद भी। तो इससे मुराद ये है, इससे ये पता चलता है कि आप डेडिकेटेड हैं और आप मोटिवेटेड हैं अपनी गोल की तरफ। जो आपका गोल है मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना, यानी आपका गोल है किसी भी यानी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर MBBS करना, वो आप फुलफिल करने के लिए डेडिकेटेड है, तभी आप इतनी वीडियोस, इतनी लॉन्ग वीडियोस देख रहे हैं। सो आपको बेस्ट ऑफ लक। और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वन शॉट वीडियो हम बनाएं वो भी आप तक पहुंच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।